कि लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर पता नहीं सर मतलब नहीं हो रहा है सर, लॉजिक नहीं आ रहा है सर दिमाग में। लॉजिक की देखिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, है ना? ये सर। लॉजिक पे मेहनत करनी पड़ेगी। लॉजिक एक ऐसी चीज़ है, अगर अभी वीक रह गई तो आपको आगे तक प्रॉब्लम करेगी, और अभी तो 3-4 महीने का कोर्स बाकी है। तो लॉजिक बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसका इकलौता तरीका ही प्रैक्टिस है, और कोई तरीका है ही नहीं उसका। मतलब कोई ऐसा शॉर्टकट या कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है जो आपको लॉजिक सिखा सके। उसकी हाँ सर। सिर्फ एक तरीका है प्रैक्टिस। मतलब नहीं सर कितनी भी मतलब वर्क प्रैक्टिस। कैसे कर रहे हैं सर वो समझ में आ गया सर, लेकिन मैं कोड नहीं कर पा रहा उसका। ये एक स्टैंडर्ड केस है, आपको शायद अभी आपको लग रहा हो कि ये मेरे साथ हो रहा है, पर मैं बताऊं आपको ये 50% लोगों के साथ होता है। तो ये एक बहुत स्टैंडर्ड केस है, पहली बार नहीं सुन रहा हूं मैं। तो देखिए, इसका तरीका मैं सिर्फ एक ही बोलूंगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको रोज करनी पड़ेगी। और 2-3 क्वेश्चन एटलीस्ट रोज करिए, जब तक वो पूरी तरह सॉल्व ना हो जाए। तो तब तक जो है, जब तक आप पूरी तरह ये प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे तब तक ये नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम है इसके साथ। मतलब ओके प्रॉब्लम सर। क्या है, यही नेचर है इस प्रॉब्लम का, कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कोई शॉर्टकट है ही नहीं इसका। मतलब क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट्स अभी तो मैंने जस्ट स्टार्ट किए हैं, अभी तो कॉन्सेप्ट्स बढ़ते जाएंगे, पूरा पहाड़ खड़ा हो जाएगा अभी। तो अगर आप उस पे दोनों चीज़ें आपको करनी है, अपना लॉजिक भी बिल्ड करना है ना? ये सर। और अप टू डेट भी रहना है। क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट्स बढ़ते जाएंगे, अगर आप उनमें पीछे छूटते गए, क्योंकि लास्ट बैच में मैंने क्या केस देखे कि कुछ स्टूडेंट्स लॉजिक के चक्कर में क्या हुआ, अप टू डेट नहीं रह पाए, कि उन्हें स्टार्टिंग के टॉपिक्स में कंफ्यूजन रह गया। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला, रिएक्ट में आके सब कंफ्यूज। ठीक है, वो जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, तो यहाँ से क्योंकि एचटीएमएल सीएसएस की देखिए अगर मैं बात करूँ ना, तो एचटीएमएल सीएसएस में कुछ नहीं होता है। बेसिकली कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, मतलब इवन क्योंकि लोग न्यू टू कंप्यूटर साइंस होते हैं, न्यू टू प्रोग्रामिंग होते हैं, तो पढ़ाई भी जाती है कॉलेजेस में, स्कूल्स में। स्कूल्स का तो नहीं कह सकता हूँ, मेरे स्कूल में तो नहीं पढ़ाई गई थी कम से कम। स्कूल्स में तो एचटीएमएल सीएसएस कॉलेजेस में पढ़ाई भी नहीं जाती है। मतलब वो मान लिया जाता है कि आप पढ़ लेंगे, ऐसा होता है। हाँ सर वो तो ईज़ी होता है सर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा-सा हार्ड है। हार्ड नहीं है, इट्स मोर अबाउट कि आप लॉजिक पे कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसा है, इट्स नॉट हार्ड। तो मतलब यहाँ पे तो बिकॉज़ लोग बहुत नए होते हैं प्रोग्रामिंग से, उनका उतना मतलब उन्होंने नहीं ज़्यादा देखी होती है, तो जनरली ऐसा रहता है कि हाँ ठीक है, मतलब पढ़ा दिया। स्कूल्स और कॉलेजेस में तो एचटीएमएल सीएसएस पढ़ाई ही नहीं जाती, बिकॉज़ टाइम ही नहीं होता है। एचटीएमएल सीएसएस पढ़ाएँगे तो बाकी का कोर्स नहीं कवर कर सकते। तो शायद आप इंजीनियरिंग में हो ना, मतलब आपने इंजीनियरिंग पास आउट किया है, राइट? यस सर। आपने पढ़ी है एचटीएमएल सीएसएस कॉलेज में? मतलब कॉलेज में मतलब खुद से पढ़ी होगी, पर कॉलेज में नहीं पढ़ाई होगी, राइट? नहीं सर, मैंने खुद से भी नहीं पढ़ा है। मतलब अभी एचटीएमएल सीएसएस वगैरह पढ़ा था। मैं एग्ज़ैक्टली, इसके तो पहले डीएस और प्रोग्रामिंग कर। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, कॉलेज करिकुलम में होती भी नहीं है ये चीज़ें, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं होती, मतलब पढ़ लेते हैं लोग खुद से। तो मेन जो क्वेश्चन है, ये मैं प्रियम को नहीं बोल रहा हूँ, तुषार को नहीं बोल रहा हूँ, किसी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन जनरल सबको बोल रहा हूँ, कि अभी तक आपने जो पढ़ा था वो बेसिकली इंग्लिश का ए भी नहीं था। ठीक है, तो सिमिलरली कंप्यूटर साइंस का सी भी नहीं है जो आपने अभी तक पढ़ा। तो वो तो ऐसा है कि मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, आप खुद से भी पढ़ सकते हो। बट क्योंकि लोग नए होते हैं, उन्हें ऑनबोर्ड करना होता है सब्जेक्ट में, तो मुझे पढ़ाना रहता है। ठीक है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ, बट जावास्क्रिप्ट में टाइम लगेगा। ठीक है, और मेरे से ज़्यादा आपका टाइम लगेगा, बिकॉज़ जावास्क्रिप्ट में देखिए मेरे हाथ में सिर्फ बल्कि इफ एल्स मैंने बहुत प्रैक्टिस करा दी, इतनी इफ एल्स में मतलब शायद ही मैंने पिछले बैच में तो नहीं कराई थी, बाकी कहीं कराते हूँ। मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट्स में तो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा दी ऑलरेडी आपको, राइट? तो क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, विश्वास मानिए कोर्स हमारा एक तो वो आपका जो 1 वीक का टेस्ट की वजह से वो 1 वीकेंड स्किप हुआ था, राइट? 1 वीकेंड वो हो गया, और वैसे भी मैं स्लो ही लेके चल रहा हूँ जावास्क्रिप्ट में। मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया था कि स्टार्टिंग में स्लो चलना है। तो स्लो ही चल रहा है कोर्स, काफ़ी डिलेड है आपका, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मतलब अभी तक आधे कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट के खत्म हो जाने चाहिए थे, बट अभी बहुत टाइम लगेगा जावास्क्रिप्ट में। तो मे बी मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह भी लेनी पड़े, उसके लिए आप लोग, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज़ जब मैं देखता हूँ कि 11 लोग आउट ऑफ 25-26 कर पाएँ प्रॉब्लम्स, तो ये एक दिक्कत वाली बात है, राइट? 50% भी नहीं है ये नंबर। तो यही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी 11 लोग कर पाएँ, यही 11 रिएक्ट में आगे जाएँगे। मतलब यही रेशियो रहता है, इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिनका नहीं हुआ वो नहीं जाएँगे, रेशियो यही होता है मोर और लेस, कि जावास्क्रिप्ट से हार्डली 50-60% जो मैंने लास्ट बैच में देखा वो ही आगे जाते हैं। तो दैट्स द रेशियो व्हिच आई हैव सीन पार्टिकुलरली विद माय बैच। और उसका रीज़न पता है, उसका रीज़न डिजिटल नहीं होता है, उसका रीज़न मैं भी नहीं होता हूँ, उसका रीज़न होता है कि लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये प्रॉब्लम मैंने लास्ट बैच में बहुत ज़्यादा फेस करी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, बट मैं आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ पहले से, मतलब आई एम मेकिंग यू अवेयर बिफोर द सिचुएशन कम्स, कि आप लोग अभी प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं तो आगे चल के बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमैटिक हो जाएँगी चीज़ें। प्रोग्रामिंग इज़ नॉट ईज़ी, बिलीव मी ऑन दिस। प्रोग्रामिंग आसान नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार इस पे ऑन बोर्ड हो रहे हैं। पर अगर आपने ये जो 2-3 महीने हैं ना स्टार्टिंग के विद जावास्क्रिप्ट, अगर इसको अच्छे से कवर अप कर लिया, ठीक है, जो स्टार्टिंग है, जब तक हम रिएक्ट नहीं स्टार्ट कर रहे, रिएक्ट में तो मैं जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स टच भी नहीं करूँगा, बिलीव मी ऑन दैट। बिकॉज़ रिएक्ट में पता है अभी आप जो कुछ सीखोगे ना अगले 2 महीने, ढाई महीने में जावास्क्रिप्ट में, रिएक्ट में उन सबका यूज़ होगा। और वहाँ पे मुझे ये नहीं सुनना को मिलना चाहिए, सर यहाँ ये लूप क्यों लगा हुआ है, यहाँ पे ये इफ एल्स क्यों लगा हुआ है, वो नहीं सुनने वाला मैं। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होगा, रिएक्ट का खुद का सिलेबस ढाई महीने चलता है। और ढाई महीने में मैं कैसे पढ़ाता हूँ ना, रिएक्ट को मैं ही जानता हूँ, राइट? तो मतलब ढाई महीने में भी इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं कि ढाई महीने में कवर करना डिफिकल्ट होता है। तो वहाँ पे अगर मैं जावास्क्रिप्ट एक्सप्लेन करने बैठ गया तो फिर तो वो ढाई के 6 महीने हो जाएँगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट आप अभी से क्लियर करके चलिए। मैं इसलिए पहले ये क्या बोलते हैं इसको, आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं ये, है ना? कि अगर अभी जावास्क्रिप्ट वीक रह गई, जिनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, जिनके लॉजिक्स अच्छे हैं, वेल एंड गुड। जिनके नहीं अच्छे हैं, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा, प्लीज़ यू हैव टू टाइटन योर सीट बेल्ट्स, अभी टाइम आ चुका है। इट्स टाइम दैट यू पीपल फोकस अ लॉट। और प्लीज़ एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, जावास्क्रिप्ट की कोई भी क्लास मिस मत करिएगा, राइट? बिकॉज़ मैं किस क्लास में क्या पढ़ा दूँ उसकी कोई गारंटी नहीं है। एंड डाउट सेशन आपका 1 घंटे का है पर वीक, है ना? तो उसमें कितने ही डाउट्स क्लियर हो पाएँगे मुझे आइडिया नहीं है। क्योंकि मैं पहले कोशिश करूँगा कि जिनके कॉम्प्लेक्स डाउट्स हैं उनको सॉल्व करूँ, और फिर मैं सिंपल डाउट्स पे आऊँगा। तो इसलिए बेटर है आप क्लासेस अटेंड करिए, और क्लासेस में जितने डाउट्स हैं वो साथ में पूछते चलिए, दैट इज़ ईज़ियर फॉर यू एज़ वेल और फॉर मी एज़ वेल, है ना? दोनों के लिए आसान है। आई होप यू पीपल हैव गॉट इट, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग दैट जावास्क्रिप्ट इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, नहीं, अगर मैं जावा पढ़ाऊंगा ना आपको, अगर जावास्क्रिप्ट की जगह जावा या सी प्लस प्लस पढ़ाता, दैट इज मोर डिफिकल्ट देन जावास्क्रिप्ट। ये एक इजी लैंग्वेज है, इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट द थिंग इज कि आप लोग पहली बार, जो लोग पहली बार ऑनबोर्ड हो रहे हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, उनको मेहनत बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। दैट डजंट मीन इट इज डिफिकल्ट, दैट मींस कि इफ यू वांट टू रीच दैट लेवल कि आपका इंटरव्यूज भी निकल जाए, आप अपनी जॉब में भी अच्छा परफॉर्म करें, तो ये बेसिक्स हैं। अगर बेसिक्स में क्लैरिटी नहीं होगी तो आगे चल के प्रॉब्लम होगी, राइट? और मैं ये रोज-रोज ये बातें बोल नहीं पाऊंगा, बिकॉज़ अगर मैं यही बोलता रहूंगा तो मैं सिलेबस कब कवर करूंगा। इसलिए मैंने शायद फर्स्ट टाइम बोला, लास्ट टाइम तो नहीं होगा, एक दो बार और बोलूंगा हार्डली, बट मैं बोल रहा हूं कि इसके बाद मैं बहुत बार ये बात नहीं बोल पाऊंगा, रोज नहीं बोल पाऊंगा एटलीस्ट, या हर वीक में भी एक बार नहीं बोल पाऊंगा। तो ये आपको खुद ही ध्यान रखना है कि इस चीज को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। अब जिन लोगों के नहीं हुए प्रॉब्लम्स, वो मुझे बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम आई है, ठीक है? ताकि हम प्रॉब्लम्स पहले सुने। किसी की प्रॉब्लम है कि लॉजिक में, प्रियम की प्रॉब्लम है लॉजिक में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? और लोग बताएं क्या प्रॉब्लम है। तुषार आप भी कुछ कह रहे थे? ठीक है सर, वो जो लास्ट क्वेश्चन जो आपने अभी भेजा था जिसमें मार्क्स भी उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के शो करने चाहिए, और उसके बाद एवरेज सारे मार्क्स, मतलब सारे स्टूडेंट्स का एवरेज निकाल के ये भी डिसाइड करना था कि वो डिस्टिंक्ट है या नॉन डिस्टिंक्ट है। Correct. तो सर ऐसे केस में अगर मैं लेके चलूँ तो सर वो कोड बहुत ही लंबा जा रहा था, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को भी प्रिंट करना था और उसमें वो भी बताना था कि वो डिस्टिंक्ट रेंज में आ रही है, नॉन डिस्टिंक्ट रेंज में आ रही है। वो यूजिबिलिटी बहुत बढ़ रही थी सर, क्या बढ़ रही थी? कोड बहुत बड़ा हो रहा था। कोड आपने किस तरह से लिखा है उस पर डिपेंड करता है। मैं बताऊं आपको, तो ये कोड ज्यादा बड़ा नहीं होगा टू बी ऑनेस्ट, मतलब हार्डली 25-30 लाइंस का कोड होगा। आपका कितना बड़ा गया? सर मेरा तो 190 लाइन्स के आसपास कोड है। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इतना तो नहीं जाना चाहिए। मेरा 200 तक है सर। सर सबके मार्क्स को प्रिंट करना पड़ेगा ना, और उसमें ग्रेड्स भी डालना है, तो कंडीशनल रिपीटेड के परफॉर्म हो रहा है। ऊपर से सर एवरेज के केसेस में भी बताना है, तो वही वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिपीटेटिव कंडीशनल्स को रोकोगे कैसे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए उसका कोड मैं करता हूँ, ठीक है? आप लोगों के सामने करता हूँ, मैं खुद कोड करता हूँ उसको। ओके सर। बाय द वे फोक्स, एक और आप सबके लिए क्या बोलूंगा, डिस्क्लेमर है कि जावास्क्रिप्ट में एक्सपर्टीज है, ठीक है? एचटीएमएल से सीएसएस से ज्यादा बेटर मैं जावास्क्रिप्ट में आपको पढ़ा सकता हूँ। कितने भी डिफिकल्ट डाउट्स मेरे पर फेंक देना, ठीक है? कोई परवाह नहीं है इस बात की, राइट? तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बिकॉज मैंने बताया था आपको कि अच्छा मैं वो स्क्रीनशॉट निकाल लूं जो मैंने भेजा था आपको, बिकॉज मार्क्स चाहिए होंगे। सर पूरा सॉल्यूशन ही कर देना, मतलब इजी हो पूरा जाएगा। सॉल्यूशन करूंगा, हाँ पूरा ही करूंगा। डेविड विनोद, चलो इनको M1 M2 बोल देते हैं। एक बार पहले मैं कोड को पास ले आता हूँ, वहाँ पे लिखा हूँ मैं कोड को, ठीक है? बार M1 इक्वल्स टू, पहले मार्क्स बोलते जाइए कोई एक लोग, 80 है ना? M2 कितना है आपको बोल ही नहीं रहा। सेकंड बंदे के मार्क्स कितने हैं बताइए? 77, कोई भी बोल सकता है, 77 सर। जरूरी नहीं है, कोई भी बोल सकता है, ठीक है? 77। थर्ड 88 ओके, फोर्थ 95, ओके, एक सेकंड, ठीक है? 95 हो गया। फिफ्थ 68 और तो नहीं है, पाँच ही है ना बस। यस सर। तो ग्रेड कैलकुलेशन करना है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले एवरेज निकाल लेते हैं, बिकॉज इवेंचुअली निकालना ही है। तो एवरेज क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5, और कितने हैं? 5 ही तो हैं। तो एवरेज के लिए इसको क्या करेंगे, इस पूरे का डिवीजन हम कर देंगे किससे? 5 से। कोई बताएगा ब्रैकेट लगाना क्यों जरूरी है? तुषार नहीं, एटलीस्ट कोई, मैं जिससे पूछूं वही बोलिएगा। मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ ऐसे तो। चलो शशांक आप बताइए, ब्रैकेट लगाना क्यों जरूरी है? चलो शशांक तो है नहीं क्लास में, प्रियम आप ही बता दीजिए अब। सर ये जो पूरा का पूरा वेरिएबल आपने लिया है, तो ये मतलब सारे वैल्यूज को एक साथ स्टोर करेगा, तो इसके लिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है, और उसका अगर एडिशन भी इसमें होगा। ब्रैकेट नहीं करूंगा ना, तो अगर इसका सिंपल आंसर है, सब लोग ध्यान दीजिए, अगर ब्रैकेट नहीं लगाया, आपका बॉड मास का रूल है, तो M5 का डिवीजन सिर्फ 5 से होगा, है ना? बट हमें तो टोटल सम का डिवीजन 5 से करना है, सिंपल, राइट? ठीक है, अब हमें क्या करना है, ग्रेड कैलकुलेशन। वैसे हाँ लंबा ही जाएगा मुझे लग रहा है, बट ठीक है मैं देखता हूँ इसको कितना छोटा किया जा सकता है। पहले लेस देन 60 वाला कंसीडर करते हैं, वैसे तो इसमें कोई है ही नहीं, बट ठीक है हम कंडीशन तो लिखेंगे ही फिर भी, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, लेकिन हम लूप नहीं यूज करते हैं ना, लूप के बिना तो हाँ लंबा जाएगा। मेरे दिमाग में लूप चल रहा था, लूप के साथ तो आसान है, बट लूप के बिना डिफिकल्ट होगा। तो पहले M1 का चेक करना है ना हमें। अच्छा, लूप भी नहीं यूज कर रहे हैं और फंक्शन भी नहीं यूज, मैं आपने आपको अभी फंक्शंस भी नहीं पढ़ाया ना। हाँ, तो फंक्शंस एंड लूप्स के बिना तो ये बढ़ा जाएगा प्रोग्राम फॉर श्योर। आप लोग जो बोल रहे हो ना 190 200 जा सकता है, बिकॉज हर एक में रिपीटेड कंडीशन लगेगी। पहले मैं M1 के लिए चेक करूंगा, है ना? फिर मैं M2 के लिए करूंगा। हाँ ठीक है, बिना लूप और फंक्शंस के लिए ये प्रोग्राम बढ़ा जाएगा फॉर श्योर, बढ़ा ही जाएगा, उसका कोई, सही बोल रहे हो। मेरा 250 आया था सर। ठीक है, वो तो आपके अपने लिखने के तरीके पे है, ऐसा नहीं है कि सबकी सेम नंबर ऑफ लाइंस आएंगी। आपका अगर रिजल्ट सही आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, रिजल्ट सही आ रहा है। हाँ ठीक है, मैं लिखने को बैठ सकता हूँ, मैं चलिए एक केस लिख भी देता हूँ। जैसे सबसे पहले M1 के लिए चेक करना है, ठीक है? तो इफ क्या है, M1 के मार्क्स हैं, इफ M1 इज लेस देन 60, पूरा इसी तरह से हो जाएगा, है ना? इफ M1 इज लेस देन 60, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, console.log, क्या नाम है M1 का? F डेविड। grade। डेविड हैज गॉट कौन सा ग्रेड? F। F ग्रेड, है ना? एल्स इफ M1 इज लेस देन, क्या था अगला? 70, 70। है ना? डेविड हैज गॉट D ग्रेड, इस तरह से। सर ऐसे तो बहुत लंबा जाएगा। हाँ तो यही तरीका है इसका, जब तक आपने लूप्स नहीं पढ़े और फंक्शंस नहीं पढ़े हैं, जो मैं पढ़ाऊंगा लूप्स आज ही पढ़ा रहा हूँ, इसका यही तरीका है ना? तो नेस्टेड भी जाएगा करें सर इसमें। क्या चीज? जी सर। नेस्टेड नेस्टेडनेस नहीं, नेस्टेडनेस क्यों आएगी? सर, वो डिस्टिंक्शन के लिए भी ऐड करना डिस्टिंक्शन के लिए आपने एवरेज लगा लिया है, पहले ये खत्म हो जाएगा। जैसे अब मैं सारी कंडीशंस नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता ही है क्या क्या आएंगी। जब सारी कंडीशंस खत्म हो जाए, मान लीजिए एल्स में लास्ट में आपका कुछ जो बचा, ग्रेड ए मान लीजिए, इसमें आपने ए ग्रेड प्रिंट करा दिया, इसके बाद आप चेक कर लीजिए कि इफ M1 इज लेस देन क्या बोलते हैं आपका एवरेज, तो नॉट डिस्टिंक्ट, एल्स डिस्टिंक्ट,
सर ये नेस्टेड ही हो गया ना फिर सर? इसमें और नेस्टेड एक क्यों हुआ? if है एक तो के अंदर एक थोड़ी आ रहा है, अच्छा सर। एक के अंदर जब एक आता है तब नेस्टेड होता है, ये ओके, नेस्टेड ओके, नहीं है। हाँ, ये वन आफ्टर द अदर का केस है, एक के बाद एक है और एक के अंदर एक नहीं है, है ना? तो इस तरह से आपको पांचों के लिए कंडीशन जनरेट करनी पड़ेगी। तो हाँ, जितनी भी लाइन्स यहाँ पे कैलकुलेट हो उसका इंटू 5 कर लीजिएगा। हाँ, मेरे हिसाब से 200 तक तो जाएगा इजीली। मैं अगर लिखूँ सिर्फ अगला क्या है, M1 इज लेस देन 80, उसका कुछ आएगा, एल्सिफ M1 इज लेस देन 90, उसका कुछ आएगा। मैं प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा हूँ इसके अंदर, वो आप लोग लिख सकते हो। और फिर लास्ट में एक एल्स है ना, ये हो गया और ये हो गया। तो इतने स्टेटमेंट्स 5 बार रिपीट होंगे। मैं मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस तो बता ही दूं कम से कम। तो ये वही 150 लाइंस के अप्रॉक्सीमेटली जाएगा आपका, 150 लाइन का प्रोग्राम है, इतना है ना? तो ठीक है, बड़ा प्रोग्राम है तो है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको 150 लाइन का बड़ा लग रहा है, जब मैं रिएक्ट में आपको प्रोग्रामिंग करवाऊंगा ना, तो रिएक्ट में कुछ कुछ प्रोग्राम्स होंगे तो 300 लाइन से भी ऊपर चले जाएंगे, 400 से भी ऊपर जाएंगे। मतलब इवन हमारी कंपनी में कुछ कुछ फाइल्स होती हैं जो 1500 लाइन से भी ऊपर रहती हैं। तो ठीक है, वो है तो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है इस बात से? ठीक है, तो सोल्यूशन समझ में आ गया। मैंने एक मतलब पूरा सॉल्व नहीं किया पर पार्शियली सॉल्व करके आपको दिखा दिया कि ऐसा इफ का स्ट्रक्चर बनेगा। कोई डाउट्स किसी को? नो सर। हेलो, हेलो, तो वो लीप ईयर का भी बता देते सर, लीप ईयर किया है किसी ने? सॉल्व किया लीप ईयर वाला? थोड़ा Yes, लॉजिक sir. में थोड़ा प्रॉब्लम ठीक है, कौन एक्सप्लेन करना चाहता है? नहीं होता यार। कौन एक्सप्लेन करना चाहता है लीप ईयर वाला? तुषार, आप ही कर दो। तुषार की Okay, टीचिंग स्किल्स अच्छी हैं काफी। हाँ, आप ही कर दो। थैंक्स सर। स्क्रीन शेयर हाँ, अलाउ करो। एक सेकंड, अलाउ। तुषार माइक ऑन। सॉरी, हेलो, अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। सो लीप ईयर का लॉजिक मैंने इस हिसाब से यूज़ किया है जिसमें मैंने लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ किया है। और सामने लीप ईयर का लॉजिक ये कहता है कि अगर वो नंबर 400 से कोई भी ईयर अगर 400 से डिवाइड होगा, चाहे कुछ भी कंडीशन हो, अगर वो 400 से डिवाइड होगा तो वो लीप ईयर होगा ही होगा। पहला कंडीशन ये कहता है, तो उसको मैंने और ऑपरेटर के केस में डाला है कंडीशन में। सेकंड ऑपरेटर कहता है कि अगर वो नंबर 4 से डिवाइड होता है, अगर वो नंबर 4 से डिवाइड होगा तो वो लीप ईयर होगा, पर उसमें भी कंडीशन है। जैसे अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ, सपोज 100 लेता हूँ, तो 100 4 से डिवाइड होता है बट वो 100 से भी डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी कंडीशन भी यही कहती है कि अगर 100 से नंबर डिविजिबल होता है तो फिर वो लीप ईयर नहीं होगा। तो मैंने यही लॉजिक लगाया इसमें कि अगर वो नंबर 400 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर कहलाएगा। अगर वो नंबर या तो 4 से डिविजिबल है, अगर 100 से डिविजिबल नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं कहलाएगा। अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूँ यहाँ पे, सपोज मैं नंबर यहाँ पे 600 ही लेके चलता हूँ, तो ये बताएगा कि इट इज नॉट ए लीप ईयर। कंडीशन यही कहती है कि 4 से तो डिविजिबल है लेकिन वो 100 से भी डिविजिबल आ रहा है। यही अगर मैं सामने 1200 का लेके चलता हूँ, 1200 400 से डिविजिबल है, कंडीशन ये कहती है कि अगर 400 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा ही होगा। तो सिमिलरली यही है, इट इज अ लीप ईयर। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये लीप ईयर की प्रिंट आएगा आपको। ये लॉजिक है। करेक्ट, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। थैंक यू तुषार। मतलब तुषार, you can disable your screen sharing. Yeah. तुषार, I've sent you a personal message. Can you please have a look? चलो सर। और किसी को कोई भी डाउट्स? सर वो लास्ट डिमोनेशन वाला क्वेश्चन रह गया था। कौन सा वाला रह गया था? हाँ सर, लास्ट क्वेश्चन दिया था आपने होमवर्क में। वो वाला मैंने बता तो दिया। डिमोनेशन ग्रेड वाला था ना लास्ट वाला? नहीं सर, सर तो आपने डाउट क्लास में था लास्ट वीक दिया था सर आपने। अच्छा, उसमें कौन सा क्वेश्चन? सर लास्ट क्वेश्चन था डिमोनेशन करके। डिनोमिनेशंस वाला? यस सर। वो हुआ? सर मैंने ट्राई किया बट सर वो नेस्टेड लूप होने की वजह से सर वो प्रॉपर आंसर नहीं आ पा रहा, लास्ट में जाकर स्टक हुआ है वो। अच्छा, किसका किसका हुआ वो डिनोमिनेशंस वाला? सिर्फ 4 लोगों का? चलो मैं डिनोमिनेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूँ। ओके सर। क्विज सॉल्व करवा लूंगा, मुझे कोई भी ढंग की क्विज नहीं मिली। राइट, तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपके लिए कोई क्विज ढूंढ रहा था बट मुझे मिली नहीं ढंग की, मैं कहता ऑनलाइन ही क्विज सॉल्व करवा लूंगा।
मुझे कोई भी ढंग की क्विज नहीं मिली। चलिए लिखते हैं डिनोमिनेशंस का क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले कितने कितने के नोट्स हैं एक बार मैं वो कमेंट में लिख लेता हूँ। 500 है हमारे पास, 200 है हमारे पास, 100 है हमारे पास, 50 है हमारे पास, 20 है, 10 है, 5 है, 2 है एंड 1। बस इतना ही है ना, ठीक है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक कोई वेरिएबल होगा, वेरिएबल यार मैं थोड़ा परेशान हूँ, अच्छा कोई नहीं। इक्वल्स टू, इसमें अमाउंट ले लेते हैं, ए स्टैंड्स फॉर अमाउंट, चलिए अमाउंट पूरी लिख लेते हैं। वेरिएबल अमाउंट इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 3289 फॉर एग्जाम्पल। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या ये अमाउंट 500 से बड़ा है, ठीक है। इफ दिस अमाउंट इज ग्रेटर देन 500, बिकॉज ये क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर अमाउंट 500 से बड़ा ही ना होता, अभी आपको दिख रहा है 3289, बट फ्यूचर में हम ये यूजर से इनपुट लेंगे, है ना, तो क्या पता उसने 500 से भी कम अमाउंट डाला हो, राइट। तो अगर ये अमाउंट 500 से बड़ा है तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि 500 के कितने नोट लगेंगे, है ना। और वो कैसे पता चलेगा, वार नोट्स इज इक्वल्स टू अमाउंट डिवाइडेड बाय 500, ठीक है। और इस पे मैं एक फंक्शन यूज करूंगा, ठीक है। वो फंक्शन क्या होगा उसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ आपको। समझ में आया ये, कोई कुछ पूछना चाह रहा है, ठीक है। अमाउंट डिवाइड बाय 500, अब इसका मतलब क्या हुआ, 3289 500 से डिवाइड करिए, कितना मिलेगा, करिए करिए डिवाइड करिए। 7 7 या 6 मिलेगा ना, yes sir 6 पॉइंट समथिंग टू बी लाइक परफेक्ट, 6 पॉइंट समथिंग। मैं इस पे एक फंक्शन लगाऊंगा, उस फंक्शन के बारे में एक्चुअली ये प्रोग्राम उसी फंक्शन को एक्सप्लोर करने का था, हाँ। और कुछ नहीं इसमें। 6 सर 6 हाँ जी, सर 6 बाकी का रिमाइंडर छोड़ के हाँ 6 करेक्ट 6। हाँ तो अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन यूज किया है जिसका नाम है math.floor। जैसे console.log एक फंक्शन था, वैसे ही फ्लोर भी एक फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है, आपका जो भी डिवीजन आएगा, करिए जरा 3289 को 500 से डिवाइड करिए, बताइए मुझे कितना रिजल्ट आ रहा है, एग्जैक्ट डिवीजन करके बताइए। 6.578 6.578, राइट। ये फंक्शन क्या करता है, जो भी आपका रिजल्ट आता है उसका फ्लोर लेता है। अब मैं समझाता हूँ, चलिए अच्छा ही है, इसके साथ आपके मैथ्स फंक्शंस भी कवर हुए जा रहे हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि फ्लोर क्या होता है, तो चलिए यहीं पे ही बता देता हूँ कमेंट्स में। तो अगर डिवीजन आया है आपका 6 पॉइंट कुछ भी 3 4 कुछ भी आया, मतलब मैं कह रहा हूँ 2 4 5 या 7 8 9 जो भी आया, मुझे नहीं पता क्या आया, ठीक है 7 8, फ्लोर क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है, इट कन्वर्ट्स दैट इनटू इट्स बेस वैल्यू। फ्लोर क्या होता है, फ्लोर है इसका 6। तो जैसे फ्लोर, फ्लोर का मतलब क्या होता है, व्हाट डज फ्लोर स्टैंड फॉर इन हिंदी, फ्लोर का मतलब होता है फर्श, और सीलिंग का मतलब क्या होता है, छत, राइट। तो फ्लोर इसको क्या कन्वर्ट कर देता है, 6.78 का सबसे नीचे का नीचे क्लोजेस्ट इंटीजर क्या है, 6 है। तो पेंट में एक बार दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं अपनी नंबर लाइन बनाऊं यहाँ पे, लेट्स से ये मेरी नंबर लाइन है, ठीक है, जो आगे भी ऊपर भी एक्सपैंड करेगी और नीचे भी एक्सपैंड करेगी, ठीक है। तो लेट्स से अगर ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, मैं अब देखिए लाइन एक बराबर तो नहीं बना पाऊंगा, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, राइट। तो ये 6 है, ये 7 है, ये लाइन सीधी नहीं बनी है, सीधी होनी चाहिए ऑब्वियसली। आपका 6.78 कहीं 7 के पास आएगा। अब आप देखिए इससे क्लोजेस्ट इंटीजर नीचे कौन है, 6। तो फ्लोर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला जो क्लोजेस्ट इंटीजर बट लेस देन दैट, 6.78, ये आपका रेफरेंशियल पॉइंट है। 6.78 कुछ भी हो सकता है, 6.1 6.2, ठीक है, ये आपका रेफरेंशियल पॉइंट है। तो इससे जो नीचे यानी लेस देन दिस बट क्लोजेस्ट, तो कौन सा है, 6 क्लोज। भाई छोटा तो इससे 5 भी है, पर 5 क्लोजेस्ट है नहीं, क्लोजेस्ट कौन है, 6। तो इससे छोटा पर क्लोजेस्ट वो है 6, वो होता है आपका फ्लोर। और सील क्या होता है, कि बड़ा पर क्लोजेस्ट, बड़ा पर क्लोजेस्ट। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है समझ में, बताइए। सर सिंपल बोलो तो सर पॉइंट की वैल्यू सब निकाल देगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर इंटीजर रखेगा। नहीं, अगर इसी पे मैं सील लगा देता, जैसे रिजल्ट क्या है 6.78, अगर मैं इसी पे सील लगा देता तो रिजल्ट होता 7, है ना, क्योंकि ऊपर कौन है, 6.78 के ऊपर कौन है, 7। तो सील क्या होगा इसका, 7, है ना। और फ्लोर क्या होगा, फ्लोर होगा 6, क्योंकि ये नंबर 6 और 7 के बीच में पड़ रहा है। आई बात समझ में सबको, नहीं आई समझ में, किसी को डाउट इसमें, आदित्य डाउट कोई, आदित्य नहीं, ठीक है, किसी को भी कोई भी डाउट, फ्लोर क्या है, सील क्या है। अच्छा चलिए पूछते हैं किसी से। प्रियम आप बताइए 4.4 का फ्लोर क्या होगा, 4.4 का, सर 4 होगा, और सील, सील 5 होगा। करेक्ट। महेश कोई प्रॉब्लम, सर मतलब मैथ डॉट फ्लोर ये लेता है कि पॉइंट जो पॉइंट के पहले है वही लेगा ना, दिखाएगा ना। आप इसको जो भी नंबर दिया गया है, जैसे इसके अंदर मान लीजिए नंबर आता है 6.78, आप उस नंबर को अपने दिमाग में इमेजिन करो वो नंबर लाइन पे है, ठीक है। तो नंबर लाइन पे है, अगर मान लीजिए ये आपकी नंबर लाइन है, ये 7 है, ये 6 है, ठीक है, आपका नंबर 6.78 कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसके नीचे जो नंबर है, ठीक है, वो होता है आपका फ्लोर, और जो ऊपर नंबर है वो होता है आपका सील। सिंपल, जैसे ये नंबर ओके 6 और 7 के बीच का है, तो 6 है फ्लोर और 7 है सील, है ना, समझ आया सर। ठीक। सर तो 4.4 का क्या होगा सर, सील क्या होगा? 4.4 का सील क्या होगा, आप बताइए। 4.4 कहाँ फॉल करेगा, किन दो नंबर्स के बीच में फॉल करेगा, सर 4 और 5 की। तो 5 सील है, 4 फ्लोर है,
सर उसने 4 बोला था ना। हाँ तो नहीं, उसने फ्लोर 4 बोला था, मैंने सील नहीं पूछा। नो सर, उसने प्रियम ने सर सील का ही पूछा था, सील का ही बोला सर 4। नहीं, फ्लोर सील का 4 है, 5 बोला मैंने भाई। सील 5 है, ठीक है। अच्छा चलिए एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, नॉट ट्रिकी बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए पूछते हैं। लेट्स आस्क दिस टू श्रेयस। श्रेयस आप बताइए, श्रेयस 5 का फ्लोर क्या होगा? 5 का 5 का 5 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 5 का सील क्या होगा? सील 5 का 6। नहीं, तो यहीं पे बात स्पेशल हो जाती है कि अगर कोई नंबर अपने आप में डेसिमल कैरी नहीं करता, जैसे 5 जैसे 6, ये पूरे पूरे नंबर्स हैं, इनमें कोई डेसिमल नहीं है, तो उनका फ्लोर और सील वो खुद होते हैं। तो 5 का फ्लोर भी 5 और 5 का सील भी 5, ठीक है। वो क्योंकि खुद में प्योर नंबर हैं, वो डेसिमल नंबर्स नहीं है, दे आर नॉट डेसिमल नंबर, दे आर होल नंबर्स, ठीक है। तो जो भी आपके होल नंबर्स रहते हैं, इवन इंक्लूडिंग नेगेटिव इंटीजर्स एज वेल, उनका फ्लोर और सील सेम रहेगा, ठीक है। 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 0 है, 1 है, 2 है, इवन -1 है, -2 है, इन सब का फ्लोर और सील सेम रहेगा, है ना। इनका फ्लोर और सील वो खुद ही है, राइट। अच्छा आप एक और क्वेश्चन बताइए मुझे, ये पूछते हैं हम, महेश आपसे पूछते हैं, चलिए महेश, -4.5 का फ्लोर क्या होगा? -4.5 का -4 रहेगा सर। -5 आएगा। क्यों आएगा -5? क्योंकि अगर आप देखिए, ये मान लीजिए आपका, सॉरी पेंसिल ले आओ, ये अगर 0 है, ठीक है, 0 के बाद क्या आएगा? -1 आएगा, 0 के बाद यहाँ पे -2 आएगा आपका, है ना, ऐसे बढ़ती है कहानी। फिर -3 आएगा, ये -3 हो गया, -3, फिर -4, और मैंने आपको दिया -5, सॉरी -4.5, तो -4.5 कहाँ पे आएगा? इसके बीच में आएगा। तो इसमें देखिए, इसमें फ्लोर क्या दिख रहा है आपको? फ्लोर तो अभी -5 दिख रहा है ना, ओके सर, और सील रहेगा 4। सील रहेगा -4, ठीक है। सबको समझ में आ गया? आपको सिंपली उसे नंबर लाइन पे इमेजिन करना है कि वो नंबर कहाँ पे पड़ रहा है नंबर लाइन में। अगर प्योर नंबर है, मतलब इंटीजर है, -1 -2 -3 0 1 2 3 कुछ भी, 100 1000 लाख कुछ भी, तो अगर प्योर इंटीजर है तो वो खुद ही अपने आप का फ्लोर है, खुद ही अपने आप का सील है। और अगर डेसिमल है तो आप सिंपली सोचिए कि नंबर लाइन में उसके ऊपर कौन है और नीचे कौन है, बस वही आपके फ्लोर और सील है, ठीक है। तो ये हो गया आपके फ्लोर और सील। मैथ डॉट राउंड की भी मैं बात करूंगा, बट मैथ डॉट राउंड का जब केस आएगा प्रोग्राम का तब बात करूंगा। मैथ फंक्शंस में ऐसे ही कवर करूंगा जब आपके प्रोग्राम्स आएंगे। चलिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैथ डॉट फ्लोर लगाया, अमाउंट डिवाइड बाय 500, ठीक है। मैथ डॉट फ्लोर अमाउंट डिवाइड बाय 500, अमाउंट डिवाइड बाय 500। हाँ फिर से बताना, कोई मुझे रिजल्ट बता रहा था, इसका रिजल्ट क्या आया था? मैं खुद ही कर लेता हूँ ना, 6 पॉइंट कितना आएगा, 500, पहले तो 0 0 लग जाएगा, 32.89 28 5 6 5 से करूंगा, 5 5 जा 23 39 39 7, और फिर बचा 4 8, ये आ रहा था 6.578, है ना। इस पे इसका फ्लोर कितना आएगा श्रेयस बताइए? 6 आएगा। 6 आएगा। अब मैंने नोट्स कैलकुलेट करने के लिए फ्लोर क्यों लिया? एक क्वेश्चन ये होना चाहिए, देखिए यही सब चीजें हैं जो आपके लॉजिक में काम आएंगे, है ना, कि मैंने फ्लोर क्यों लिया। यहाँ पे मैं सील भी तो ले सकता था, फ्लोर इसलिए लिया क्योंकि सील क्या होगा? 7, सील क्या आएगा? 7। क्या 3200 जितना भी अमाउंट है, 3289, राइट, दिस इज द अमाउंट इज 3089, क्या इसमें 7 नोट लगेंगे 500 के या 6 नोट लगेंगे बताइए? 6 लगेंगे सर। 6 लगेंगे, 7 लगेंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना, यानी इस अमाउंट से बड़ा तो हम कर ही नहीं सकते हैं, इस अमाउंट से बड़ा तो हम कर ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैंने फ्लोर लिया। ये बात सबको समझ में आ रही है कि फ्लोर क्यों लेना पड़ा मुझे यहाँ? और डेसिमल्स में तो नोट दिए नहीं जा सकते कि नोट को 5 7 8 टुकड़े उसके काट के मैं दे दूं, नोट तो पूरा ही देना पड़ेगा ना। अब बचा कितना, अब वो देख लेते हैं कि बचा कितना, ठीक है। कितने नोट लगे मेरे? 6 नोट लगे, राइट, वी हैव इन्वॉल्वड हियर 6 नोट्स। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। तो रिमेनिंग अमाउंट देखिए मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, अभी मैं यहाँ वेरिएबल नहीं लिख रहा हूँ, पहले कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बाद में वेरिएबल में डाल दूंगा उसको, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट, आप लोग अपनी डेली लाइफ में भी यही चीज करते हैं, ठीक है। ऑन इन योर डेली लाइफ यू आल्सो परफॉर्म द सेम थिंग, बस अब यहाँ पे उस चीज को हम लिख रहे हैं, उसी कैलकुलेशन को। अमाउंट टोटल क्या था? 3289, और मैंने कितने नोट दे दिए उसको? 500 के। आई प्रोवाइडेड हिम 6 नोट्स, राइट, 6 नोट दिए, 6 नोट्स। तो एक्चुअली में मैंने 6 नोट्स के थ्रू पैसा कितना दे दिया उसको? 6 into 500 ही तो दे दिया, यही हुआ ना हिसाब किताब? आ रही है बात समझ में? है ना, नहीं आया समझ में भाई? मैंने 5 6 नोट्स दिए उसको, आई प्रोवाइडेड हिम 6 नोट्स ऑफ 500, तो मैंने उसे टोटल कितना अमाउंट दे दिया? 6 into 500 ही तो दिया ना, करेक्ट? समझ में आ रहा है? तो इतना मैंने करंट अमाउंट से सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो ये मेरा क्या बचा? रिमेनिंग अमाउंट बचा। रिमेनिंग अमाउंट को मैं फिर से उस अमाउंट में ही स्टोर करा देता हूँ कि भाई 5 6 नोट तो मैंने तुम्हें दे ही दिए 500 के, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट भी करा देते हैं, console.log नंबर ऑफ 500 नोट्स कितना हो जाएगा बताइए? नंबर ऑफ 500 नोट्स, प्रियम आप बताइए कितने हो जाएंगे? सर 6। करेक्ट, 6 कहाँ स्टोर्ड है? सर अमाउंट में, अमाउंट में थोड़ी स्टोर है, नोट्स में स्टोर्ड है। ओ सॉरी नोट्स पे स्टोर है, सॉरी। हाँ, और इस अमाउंट में कितना बचेगा ये बताइए, श्रेयस आप बताइए, इस अमाउंट में बचेगा कितना इस सब्सट्रैक्शन के बाद? कैलकुलेट करना पड़ेगा। अरे बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 6 into 500 कितना होता है? 289 300 300 289 1000 होता है, 289 289 बचेगा ना। अगली कंडीशन क्या है? अगली कंडीशन हम ये लगाएंगे कि क्या जो अमाउंट बचा, क्या वो 200 से ज्यादा है? बिकॉज तभी तो आप 200 के नोट दे पाओगे उसको। बात समझ में आ रही है ना? तो हम यहाँ लिखेंगे वेरिएबल नोट्स इक्वल्स टू, ठीक है, वेरिएबल नोट्स इक्वल टू, अगर ज्यादा है तो,
फिर से वही मैट डॉट फ्लोर, और इस बार डिवीजन किससे होगा ये बताएंगे हमें। चलिए ये पूछते हैं हम, नहीं 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 कोई ऐसे नहीं बोलेगा, किससे पूछें हम? साहिल आप बताइए। यस सर 200 से होगा सर। करेक्ट। ये 200 के कितने नोट्स हैं? फिर सेम कहानी, एक पहले प्रिंट एक ही आएगा इसके इसमें, करेक्ट 100% करेक्ट है ना। नंबर ऑफ 200 नोट्स हो गए मेरे नोट्स, फिर से एंड अमाउंट में से फिर से मैं माइनस कर दूंगा। माइनस अच्छा यहाँ 6 नहीं लिखना चाहिए, बिकॉज यहाँ कितना लिखना चाहिए, यहाँ नोट्स लिखना चाहिए, क्योंकि 6 तो हमें पता है जब ये नंबर बदल जाएगा तभी 6 थोड़ी रहेगा, तब तो ये नोट्स हो जाएगा ना। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट इक्वल टू अमाउंट माइनस नोट्स इनटू नोट्स इनटू 200 100% करेक्ट। अब कितना अमाउंट बचेगा यहाँ पे मेरे पास 89, 89 ठीक है 89 रुपीज बचे, यहाँ पे कितना बचा था 289, कमेंट्स में लिखते जाता हूँ। एलसिफ क्या अमाउंट 100 से बड़ा है? हमारे केस में नहीं है पर होने को तो हो ही सकता था, ठीक है हमारे केस में 89 ही बचा, पर कंडीशन तो हमें लगानी ही पड़ेगी और सेम ही कंडीशन लगेगी, बस हर जगह क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 100 वाली कंडीशन तो ये तो हमारी कंडीशन ही फेल हो जाएगी। अच्छा मैंने यहाँ पे 50 का नोट लिया है ना, हाँ ठीक है। एलसिफ अगर ये 50 से बड़ा है, हाँ है बड़ा, तो डिवीजन 50 से, नंबर ऑफ 50 नोट्स, 50 रुपए का भी सिक्का नहीं आया है, ठीक है, नंबर ऑफ 50 नोट्स इक्वल्स टू नोट्स एंड अमाउंट इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 50। तो अब कितना बचेगा मेरे पास 39 100%, बढ़िया। अगली कंडीशन एलसिफ 50 के बाद किसका सिक्का आता है 20 का, राइट, या फिर कॉइन ऑफ 20 रुपीज, राइट, कॉइन भी आता है नोट भी आता है, कुछ भी मान लीजिए फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। नोट्स एंड यहाँ पे हो जाएगा मेरा 20। अगला 10 का, इसके बाद कितना बचेगा 19। अगला क्या आ जाएगा 10 का, अमाउंट इज ग्रेटर देन 10। सेम कहानी, देखिए कुछ है ही नहीं, एकदम सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है। अभी मैं बताऊंगा कि सेम प्रोसेस का रिपीटेशन रोका कैसे जाता है, और वो बताऊंगा जब तब बताऊंगा, ठीक है। 10 के बाद कितना बचा मेरा, एक 10 का यूज हो जाएगा, 9 रुपए बच गए। अब 9 रुपए देने हैं, तो अगला सिक्का 5 का, राइट, 5 का भी नोट आता है बाई चांस, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट कॉइन कोई भी वेरिएबल ले लो उससे, तो वेरिएबल ही है, राइट, एट द एंड इट इज वेरिएबल ओनली, सो इट डजंट मैटर। 5 के बाद 2 रुपए का, 5 के बाद कितना बचा 4 रुपए बच गए, राइट, 2 रुपए का आ जाएगा, देन 2, देन 2 का तो कॉइन ही होता है, तो यहाँ पे कॉइन स्प्लिट करा देते हैं। वेरिएबल का नेम कुछ भी रहे उससे क्या फर्क पड़ता है। 2 रुपए हो गया, 2 रुपए के बाद कितना, कुछ नहीं बचेगा ना, 2 रुपए के 2 सिक्के हो जाएंगे, कुछ बचा ही नहीं। और लास्ट कंडीशन 1 रुपए का सिक्का, तो 1 रुपए के सिक्के में मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत है, क्योंकि 1 से डिवीजन तो 1 ही देगा ना, है ना। तो सिंपली प्रिंट करा देते हैं console.log नंबर ऑफ 1 रुपी नोट्स या 1 रुपी कॉइन, 1 कॉइन 1 रुपी कॉइन होना चाहिए ना, 1 रुपीज कॉइन। प्रिंट स्टेटमेंट अच्छे लिखा करिए, मैं बहुत गंदे प्रिंट स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ, ठीक है, मेरी तरह मत लिखिएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, जो भी अमाउंट बचा हुआ है, इसमें तो डिवीजन की जरूरत नहीं है, 1 से डिवीजन तो 1 ही रहेगा ना, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा ना, राइट। देखें चला के क्या प्रिंट होता है, फिर अमाउंट होगा या नोट होगा? है नोट है ही नहीं इसमें, नोट हमने कैलकुलेट ही नहीं किया ना, बिकॉज देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 से डिवीजन होता है, 1 से डिवीजन में कुछ मिलना ही नहीं था आपको, 1 से डिवीजन में तो वही नंबर आ जाएगा ना, तो वो अमाउंट ही रहेगा। यस सर। देखें क्या प्रिंट करता है, नहीं बाकी का कुछ प्रिंट ही नहीं किया, क्या गड़बड़ हुई, अरे सर आई यार गेस स्टेटमेंट रॉन्ग है। एल्स नहीं लगेगा, क्योंकि आप देखिए बहुत ही अच्छी बात है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, ताकि आपको समझ में आए कि ये एल्स लगेगा क्यों नहीं। देखिए एल्स इफ एल्सिफ, अगर इफ चल गया तो एल्सिफ चलेगा या नहीं चलेगा बताइए, नहीं कौन चलेगा। बताए नहीं नहीं चलेगा, चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, बिकॉज एल्सिफ तब चलता है अगर इफ ना चला हो, पर हमें तो ये कंडीशंस तब भी चलानी है अगर ऊपर वाली चल गई हो। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, एल्सिफ तो देखिए तब चलेगा जब इफ ना चला हो, राइट भाई, इफ एल्सिफ में मैंने यही चीज बताई थी आपको कि एल्सिफ तब चलता है जब इफ ना चला हो, पर यहां पे इफ चल गया तो एल्सिफ कभी चलेगा ही नहीं, लेकिन हमें तो ये बाकी की भी कंडीशंस चलानी है ना, तो ये वाले एल्स हमें सारे हटाने पड़ेंगे, यानी सारी कंडीशंस आपकी इफ की कंडीशंस हैं इस केस में। बहुत अच्छा हुआ कि ये एरर आई, वरना ये चीज हम कभी कवर अप ही नहीं कर पाते, और ये भी बन जाएगी
इफ की कंडीशन थी, इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 0। अब देखते हैं जरा चला के। तो 500 के 6 नोट, ठीक है, कितना हो गया 3000, 200 का एक 3200, 50 का एक, 100 का नहीं आया तो 3250, 20 का एक 3270, 10 का एक 3280, 5 का एक कितना हो गया 32 कितना हो गया 9 से 3285 और 32 और 4 रुपए ही हो गए 3289, इतना ही था अमाउंट। बदल के देखें कितना करें, बताइए आप ही लोग बताइए। 9251। 9251, चलो 18 नोट 500 के ऐड करिए, कितना हुआ 18 इंटू 5, 18 इंटू 5 कितना होता है 9000 रुपए हो गए, 9000 पता है, हाँ 9000 हो गए। अब बचा 251, 200 का एक नोट, 50 का एक नोट, 1 रुपए का एक सिक्का, खत्म है ना। तो यही प्रोग्राम था आपका मिनिमम डिनोमिनेशंस का, है ना। सर एक बार यही पूरा कोड दिखाइए ना। हाँ देख लीजिए, भेज दूं कोड में। ठीक है भेज। यस सर भेज दीजिए। नहीं नहीं भेजो मत, मैं हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं सर। मैं स्क्रीनशॉट ले लूं, अच्छा आप लोग ले रहे हो स्क्रीनशॉट। हाँ सर आप सर भेजिए तो ज्यादा बेहतर है। चलो मैं भेज देता हूँ, पूरा एक बार में आएगा नहीं है ना, इसलिए भेजने में ज्यादा अच्छा है। एक सेकंड में स्टॉप करना पड़ता है क्योंकि ये ऊपर वो चैट वाला नहीं खुलता है ना। तो ये मैंने अभी अभी लिखा और आपको भेज दिया। सिंपल है, देखिए कुछ है ही नहीं प्रोग्राम में। जो आप अपनी डेली लाइफ में कर रहे हो ना भाई, कैसे गिनते हो कि 500 के कितने हुए, 10 के कितने हुए, राइट। वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर डेली लाइफ, सेम चीज अप्लाई है। इट इज द सेम थिंग विच इज गेटिंग अप्लाइड, कुछ है ही नहीं, बस इसको लिख दिया है मैंने जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में, कोई भी अंतर नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, है ना। सर ये प्रैक्टिस करने के लिए कोई वेबसाइट रहता है क्या? मैं आपको मतलब जहाँ जितने पे क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, आप उतने प्रैक्टिस कर हाँ लो, उतना भी बहुत है। ओके। अच्छी बात है, पर ये अगर आपने क्वेश्चन पूछा, बिकॉज बहुत लोग तो उतने ही नहीं कर रहे हैं, तो बाकी की तो मैं, और मैंने जो प्रोग्राम्स दिए आपको वो बिलीव मी मैंने सिंपलेस्ट ढूंढ के दिए हैं आपको। अभी मैं कॉम्प्लेक्स वालों में गया नहीं, और कॉम्प्लेक्स वैसे भी जब लूप वगैरह एक बार अभी हम स्टार्ट करेंगे, आज ही स्टार्ट करना है वैसे, तो उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती, अपने आप ही कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीजें। तो अभी जो मैंने दिए हैं आप उतने प्रैक्टिस करो, बिलीव मी ऑन दिस, जितने मैंने आपको इफ एल्स में करा दिए, इससे ज्यादा आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। मतलब लॉजिक भले बदल जाएगा, बट आप कर लोगे अगर इतने प्रोग्राम आपने खुद से कर लिए तो, मतलब बिना मेरी हेल्प के। हाँ तो शायद बताइए। सर ये जो mat.floor का जो फंक्शन यूज किया है, तो उसको यूज ना करते हुए सर हम बिटवाइज ऑपरेटर भी तो लगा सकते हैं ना उसमें? लगा सकते हैं, डेफिनेटली लगा सकते हैं, बिटवाइज में मैं इसलिए नहीं किया, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके ठीक है। फ्लोर इज सर इजियर टू कवर हुआ था, हाँ ओके वो भी लास्ट क्लास में कवर हुआ था, तो मैं नहीं, वो बिटवाइज मुझे से पता है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं अभी एक चीज, मतलब आई नो आप वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, है ना, कि अभी आधे लोगों को वो भूल भी गए होंगे आधे लोग। अभी मैं किसी एक को, मतलब अब ऐसे नाम लेके तो मुझे भी नहीं पता कौन भूला होगा कौन नहीं, बट मैं अगर रैंडमली अभी 10 लोगों से पूछूं कि इस बिटवाइज का रिजल्ट क्या आएगा, आधे लोग रिजल्ट नहीं दे पाएंगे उसका। ठीक है, तो इसलिए आई एम टेकिंग द इजियर पाथ एज ऑफ नाउ, बट ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी यूज करो आप, आपका काम होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। परफॉर्मेंस की जब बात आती है, परफॉर्मेंस की बात हम रिएक्ट में करेंगे। ओके सर। ठीक है फोक्स, और कुछ सॉल्व करवाना है, और कोई डाउट्स आप लोगों के बताइए। ठीक है, एक चीज और आप लोगों के लिए, कल 7 to 9 आपकी क्लास होगी। ठीक है, मैं फ्राइडे सैटरडे बहुत ज़्यादा फीवर में था, तो मैं क्लासेस नहीं ले पाया आपकी दोनों दिन, और वैसे भी मैं बहुत स्लो ले जा रहा हूँ जावास्क्रिप्ट। अभी मुझे डिजिकल वाले बोलने वाले हैं कि इतना स्लो मत करो, ठीक है। बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सिलेबस कवर करना है मुझे भी अभी। तो आप लोग अभी बेसिक्स पे देखिए, फोकस करिए, एक बार अगर मैंने स्पीड पकड़ी ना तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अभी बेसिक्स को जो टाइम मिल रहा है उसमें खूब ब्रशअप कर लीजिए। बताइए मनाश क्या हुआ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, और ऑडिबल। हाँ सर, बिटवाइज ऑपरेटर से कैसे करेंगे हम? आप तुषार से बात करिए, तुषार विल हेल्प यू। ओके सर।
मैं क्लास में कवर कर सकता हूँ, लेकिन फिर वही है कि आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा, मेरा आधा घंटा चला जाएगा कम से कम। क्लास अगर 8 की रखोगे तो बेटर रहेगा। क्या निहार, क्या कह रहे हैं आप? क्लास अगर 8 की रखोगे तो बेटर रहेगा, तो 7 कल तक की? पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, कल 8 से 10 रख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे 2 घंटे की बस क्लास चाहिए और कुछ नहीं। ओके सर। मंतोष आप बताइए। हाँ सर, ये जो टर्नरी ऑपरेटर होता है हमारा, उसमें हमारा इफ एल्स का यूज होता है ना सर। हाँ। यहाँ पे तो हमारा एल्स की कंडीशन नहीं है, अगर यहाँ पे हमें टर्नरी ऑपरेटर अगर यूज करना होगा तो कैसे यूज होगा? गुड क्वेश्चन, सोचिएगा इस व्हाट एल्स से। मैं बता सकता हूँ, चलिए अच्छा बता दीजिए सर। मैं केस आपको जनरेट करता हूँ, ठीक है। अभी मान लीजिए मैं सिर्फ ऐसे केसेस ले रहा हूँ फोक्स, दिस इज नॉट फॉर एवरी केस। मैं सॉल्यूशन को थोड़ा एक सेकंड स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। मैं सॉल्यूशन को थोड़ा सा शॉर्टन कर रहा हूँ, ठीक है। इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा शॉर्टन कर रहा हूँ। अब देखिए, जब भी आपको पहली चीज तो मंतोषा इस सॉल्यूशन में इसलिए फिट नहीं बैठेगा बिकॉज़ जब भी आपको ऐसे इस तरह से मल्टीपल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने होते हैं, तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स क्या होता है कि टर्नरी में आप जनरली तो मतलब एक हैकी वे होता है। हैकी वे जब मैं बोलूंगा हैकी वे तो मतलब वो प्रॉपर वे नहीं है, एक हैकी वे होता है जिसके थ्रू ये अचीव किया जा सकता है, ठीक है। बट टर्नरी में कभी भी आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले इफ एल्स को कन्वर्ट नहीं करते हो। एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा, बिकॉज़ देखिए यहाँ पे एक कैलकुलेशन भी हो रहा है, ठीक है, और फिर अमाउंट भी रिकैलकुलेट किया जा रहा है। तो जब भी मल्टीपल स्टेटमेंट्स आएंगे तो वो वैसे ही यूज नहीं किया जाएगा। बट अगर एक मतलब सिचुएशन में मैं बॉयल डाउन करूं कि लेट्स से कि सिचुएशन कुछ ऐसी होती कि रादर देन दिस मैं एक वेरिएबल लूं, तो पहली चीज तो यही होगी कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स वालों को मत ही यूज नहीं यूज करना चाहिए टर्नरी में। दूसरी चीज हो गई, मान लीजिए अगर कुछ इस टाइप की सिचुएशन है कि मैं प्रिंट करना चाह रहा हूं कि इफ लेट्स से a इज ग्रेटर देन 20, सॉरी इफ a इज ग्रेटर देन 50, ठीक है, या इफ a इज ग्रेटर देन 20 पहली कंडीशन लेता हूं, तो मैं यहां पे लेट्स से कहता हूं ओके, एक मान लीजिए एक वेरिएबल ले लिया मैंने, इज ग्रेटर देन क्या ले लेते हैं, मान लीजिए या मान हाँ ठीक है, इज ग्रेटर देन ले लेते हैं और इसको इनिशियली मैं फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो रहा है ये मैं समझाऊंगा अभी। मैं सिर्फ एक कंडीशन सोच रहा हूँ कि किस तरह से आपको समझाया जा सकता है। तो मान लीजिए इफ a इज ग्रेटर देन 20, मैं इज ग्रेटर देन को कर देता हूँ लेट्स से ट्रू, ठीक है। अब सवाल है कि यहाँ पे एल्स है ही नहीं, ठीक है। तो एल्स की सिचुएशन कैसे आएगी, राइट? एल्स की सिचुएशन कैसे आएगी? तो अगर मुझे इसमें अभी चेंज करना होगा, ठीक है, तो इसको इसी सेम चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। वेरिएबल इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, कंडीशन क्या है, a इज ग्रेटर देन 20। अगर है तो द रिजल्ट इज ट्रू, और अगर नहीं है तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, फॉल्स। एल्स नहीं है फिर भी एल्स है, बिकॉज बिना कोलन लगाए आपका टर्नरी ऑपरेटर अधूरा होता है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर एल्स नहीं है तो मैं ऐसा क्या करूं कि एल्स फिट भी हो जाए और कुछ बदले भी ना। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी इसकी, फॉल्स थी, तो मैंने यहां पे फॉल्स दे दिया, है ना मंतोषा? तो सर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है कि सिर्फ एक कंडीशन ऑफ लेट्स से इफ्स है, सिर्फ इफ्स और इफ्स है, तो पहला रिकमेंडेशन अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं इफ के अंदर तो टर्नरी आपको यूज नहीं करना, बिकॉज जो तरीका है वो बहुत हैकी है और वो जावास्क्रिप्ट अप्रूव्ड भी नहीं है, ठीक है। तो आप उसको यूज नहीं करेंगे। जावास्क्रिप्ट अप्रूव्ड जैसा कोई टर्म नहीं होता, बट मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो डेवलपर्स हैं वो उसको रिकमेंड कभी नहीं करेंगे, दैट उसका ये मतलब है। और अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स नहीं है, सिंगल स्टेटमेंट है कुछ इस तरह का, तो आपको एल्स की सिचुएशन में, क्योंकि टर्नरी के बिना तो सिर्फ इफ एग्जिस्ट करता है। देखिए दिस इज परफेक्टली फाइन कि आपने सिर्फ इफ लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका एल्स नहीं है, एल्स इफ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट टर्नरी में आपको क्वेश्चन मार्क और कोलन दोनों देने पड़ते हैं, वरना टर्नरी इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, यहां कोई ऐसी वैल्यू फिट करते हैं कि जो इस सिचुएशन को भी सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, और आपका एल्स भी उसमें फिट हो जाए। तो एल्स मान लीजिए अगर ये कंडीशन कभी ट्रू होती ही ना, एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर ये कंडीशन कभी ट्रू होती ही ना तो इस ग्रेटर देन क्या रहता है, इफ के हिसाब से फॉल्स रहता। तो एक तरह से यही तो मेरी एल्स की कंडीशन है ना। तो वो मैंने यहां पे डाल दी। एल्स लिखा नहीं है पर एल्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक और भी लेता हूं, मान लीजिए किसी एपीआई से डेटा आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई एपीआई कॉल किया, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आपको। कोई एपीआई कॉल किया और उससे डेटा आ रहा है, तो मान लीजिए वो ये है, वेरिएबल डेटा इक्वल टू, यहां पे मैं एक सिंपल लिख दे रहा हूं एपीआई कॉल, ठीक है। एपीआई कॉल से डेटा आ रहा है, मतलब एपीआई कॉल क्या होता है, जब भी आप बैकएंड को कॉल करते हो, अभी मतलब रफली बता रहा हूं मैं, सबको समझाना है ना इसलिए। तो एपीआई कॉल मतलब मैंने बैकएंड को कॉल किया और कुछ डेटा आ रहा है। अब मुझे नहीं पता कि डेटा सक्सेसफुली आया या नहीं आया, या नेटवर्क में कुछ दिक्कत हो गई, है ना, मतलब मुझे नहीं पता कि डेटा सक्सेसफुली आया या नहीं। तो मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे, इफ डेटा, मतलब डेटा आया। इफ डेटा का क्या मतलब है, चलिए ठीक है, और इसको बेटर लिखें तो मान लीजिए इफ डेटा डॉट, इफ डेटा, इसको कैसे बताऊं, मैंने पूरी तरह आपको ऑब्जेक्ट्स भी नहीं पढ़ा है। चलिए इफ डेटा, अब मैं बताता हूँ इफ डेटा का क्या मतलब है। भाई इसमें मुझे फिर टू थी, अच्छा अभी टू थी फॉल्स भी पढ़ाना है भाई, अभी बहुत पढ़ाना बाकी है। ओके, मान लीजिए इसको मैं इस तरह से लेता हूँ, इफ डेटा ट्रिपल इक्वल्स टू, मान लीजिए कुछ डेटा आना था, ठीक है, और अगर डेटा आएगा तो आएगा, और अगर नहीं आएगा तो मान लीजिए यहाँ पे अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, इफ डेटा इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, ठीक है। अगर डेटा अनडिफाइंड नहीं है तो कंसोल डॉट लॉग डेटा, या जो भी करना है आपको वो आप कर ले। सर एक इक्वल्स टू कम होगा। हाँ सॉरी, एक इक्वल्स कम होगा, ठीक है, नाइस प्रियम। तो यहाँ पे मैंने डेटा प्रिंट करा दिया। अब मान लीजिए इसी कंडीशन को मुझे करना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे बाय डिफॉल्ट पता है कि अगर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एपीआई कॉल तो होगी ही होगी, पर इस चीज को कैसे मैप करूंगा कि अगर डेटा है, इसको लिखा रहने देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, अगर डेटा है तो रिजल्ट डेटा है ना, कॉन्स्ट यहाँ पे कर देते हैं इसको फाइनल डेटा, या कुछ भी आपको जो भी करना है। और अगर डेटा नहीं है तो ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, अनडिफाइंड। एक एग्जांपल दिया मैंने, तो यहाँ पे आप वो चीज फिट करवाने की कोशिश करते हो जो बाय डिफॉल्ट अपना एल्स, जैसे इस इफ का कोई एल्स नहीं था, पर अगर ये इफ, अगर इसका कोई एल्स होता तो वो यही तो होता कि अगर डेटा में ये क्या कंडीशन है कि डेटा अनडिफाइंड नहीं है,
तो एल्स क्या होता कि डेटा अनडिफाइंड है, तो हर इफ का एक एल्स होता जरूर है, बस कई बार हम उसको लिखते हैं और कई बार बिना लिखे काम चल जाता है। ठीक है, तो आपको वही सोचना है कि अगर किसी इफ का एल्स नहीं है तो आपको वो सोचना है कि बाय डिफॉल्ट उसका एल्स क्या है जो यहाँ नहीं लिखा गया, और वो वाला एल्स आपको यहाँ पे लिख देना है ना? समझ में आया मंतशा आपको? हाँ यस सर, समझ आया सर। एक्चुअली सर रिएक्ट के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे थे। फॉर एग्जांपल जैसे सर यही वाला क्वेश्चन है, ऐसी कोई कंडीशन बन जाती है कि जहाँ पे हमारा एल्स नहीं हो रहा है लेकिन हमारा इफ यूज हो रहा है और भी मल्टीपल टाइम, हाँ, तो होता उसे है। हम रिएक्ट में कैसे करेंगे सर? क्योंकि वहाँ पे तो टर्नरी ऑपरेटर ही हमारा यूज होता है इफ उस एल्स केस की में जनरली कंडीशन मैं नहीं बताता होती। हूँ, उस जनरली यस केस सर। में आपको उस जनरली केस में उस केस में हम एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग देके उसको छोड़ दिया जाता है, सिंपल। कुछ मत करो, एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब यही है, कुछ मत करो। ओके सर। रिएक्ट में आएंगे तब मैं आपको और क्लियर करूंगा ये चीज। हेलो सर। हाँ जी, सर एपीआई कॉल में जो पैरेंथेसिस थे ना, तो हाँ। वो क्या खाली रहता है? वो भर भी सकता है, उस पे आऊंगा मैं। अभी मैं फंक्शंस जब पढ़ाऊंगा तब आऊंगा उस पे। ओके सर। फंक्शंस पढ़ाऊंगा तो फंक्शनल पैरामीटर्स के बारे में बताएंगे। ठीक है फोक्स, इतना सबको समझ में आया? अभी तो बहुत कुछ, अभी मैं जैसे जैसे बोलता जाता हूं मुझे रियलाइज होता है कि मुझे ये भी बताना है, ये भी बताना है। कैसे काम चलेगा? एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेंगी मुझे। चलिए कोई नहीं, देखते हैं। कोई और डाउट किसी को इफेल्स में पूछना है या मैं आगे बढ़ूं? बढ़ जाऊं आगे? चलिए ठीक है। तो अब क्या करते हैं, बिफोर स्टार्टिंग लूप्स मैं आपको वेरिएबल्स में ही थोड़ी चीजें और बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोग अगर चाहो तो हेडिंग डाल लो, लाइक इफ यू वांट। मतलब हेडिंग में मैं कुछ लिखवाने वाला नहीं हूँ, जस्ट लिख लीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, तो द हेडिंग इज कॉल्ड एज ट्रूथी वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल। ट्रूथी वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, ट्रूथी वैल्यू, TRUTHY, ट्रूथी वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। लिख लिया आप लोगों ने? ट्रूथी वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। अब देखिए ट्रूथी वैल्यू का मतलब क्या है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, फिलहाल हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका नाम नहीं दिया गया, बट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर एक वेरिएबल की एक ट्रूथी या फॉल्सी वैल्यू होती है। ट्रूथी और फॉल्सी वर्ड ट्रू और फॉल्स से ही आ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा आपने इफ एल्स पे ध्यान दिया, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, a इक्वल टू मान लीजिए 10, और यहाँ पे ऐसे कंडीशन डालता हूँ इफ a इज ग्रेटर देन 10, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। console.log, लेट्स से यहाँ लिखता हूँ मैं a इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, जिसने सॉरी हाँ, तो मैं कह रहा था कि जिससे पूछूं वही बताएंगे, है ना? इस ऑपरेटर का रिजल्ट क्या होगा a इज ग्रेटर देन 10 का? ठीक है, निहार आप बताइए, a इज ग्रेटर देन 10 का रिजल्ट क्या होगा? बताइए निहार। जो जो हाँ जी। console.log है वो होगा ना। नहीं नहीं, वो तो उसका आउटपुट है, वो अलग चीज है, वो प्रिंट क्या करेगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर अच्छा ठीक है, मान लीजिए a इज ग्रेटर देन 10 लिखा हो तो रिजल्ट क्या आएगा उसका, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये तो उसका आउटपुट है कि स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, वो अलग चीज है। वो होगा सर आई थिंक। 100%। नहीं सॉरी, फॉल्स आएगा, इज नॉट ग्रेटर देन 10, a इज इक्वल टू 10। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तब उसका रिजल्ट ट्रू होता। a इज ग्रेटर देन 10 तो नहीं है, 10 इज नॉट ग्रेटर देन 10। अगर जो ये लिखा है इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हो? क्या 10 जो है a में वैल्यू आ गई 10 की, क्या 10 इज ग्रेटर देन 10? नहीं, 10 तो इज इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी। तो फोक्स, आपने सबने प्रोग्राम्स किए हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, किसने आज तक के सारे प्रोग्राम्स कर लिए? तुषार ने कर लिया। तुषार स्क्रीन शेयर करिए एक बार। ठीक है, अपना फर्स्ट प्रोग्राम खोलिए, जो भी मैंने कराया फर्स्ट प्रोग्राम खोलिए। अच्छा, अब मैं जिससे जिससे पूछूंगा मुझे वही वही इंसान जवाब देगा। तो सबसे पहले हम पूछते हैं साहिल से, पूछते हैं साहिल, जो लाइन नंबर 6 पे कंडीशन लिखी है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ठीक है साहिल, अनम्यूट करिए। हाँ, इसका रिजल्ट क्या आएगा? इफ कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? लाइन नंबर 6 पे जो कंडीशन लिखी है उसका रिजल्ट ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ठीक है। हाँ हाँ, देख लीजिए आराम से। नहीं समझ आ रहा? साहिल बताइए। फॉल्स। ट्रू होगा ना? 455 क्या 12 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। और क्या सर 455 157 से भी बड़ा है? हाँ है। एंड लगा हुआ है। एंड कब ट्रू होता है? जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती है। दोनों कंडीशंस हैं ट्रू, है ना? ठीक है, तो ट्रू है। थर्ड वाला प्रोग्राम खोलिए तुषार। ठीक है, नहीं थर्ड रहने दीजिए, फोर्थ खोलिएगा एक बार। ये तो सिंपल ही था क्योंकि, अच्छा फोर्थ स्विच केस है। फिफ्थ खोलिए, फिफ्थ खोलिए एक बार। ठीक है, इसमें आते हैं। तो साहिल, अच्छा एक बात बताइए, अमाउंट लिया हुआ है यहाँ पे हमने 10,736। ठीक है, जो सेकंड कंडीशन है Yes, sir. अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500, ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है, 500 से बड़ा है, क्लियरली 500 से बड़ा है। ठीक है, Yes. एट्थ, एक बार एट्थ वाला खोलिएगा तुषार। ठीक है, अच्छा साहिल इसमें बताइए जो लाइन नंबर 13 पे कंडीशन है ट्रू है या फॉल्स है? लाइन नंबर 13।
बताइए साहिल, लाइन नंबर 13 पे एज आपकी 65 है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स है, सही बात है, फॉल्स है। अब सब लोग इस चीज पे ध्यान दीजिए, ठीक है, थैंक यू साहिल। सब लोग इस चीज पे ध्यान दीजिए कि कितनी भी, मैं कोई भी प्रोग्राम खोल लूं और कोई भी कंडीशन आप देख लें, इफ या एल्स इफ के अंदर जो कुछ भी लिखा है कंडीशन, क्या उसका रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स ही होगा? ये बात सही है? सब लोग एग्री करते हैं इससे? इफ के अंदर आप जो Yes, कुछ sir. भी लिखेंगे उसका रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, राइट? ये कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं यहां से। यस सर। तो ठीक है, थैंक यू तुषार, थैंक यू सो मच, है ना? अब देखिए, अब मैं दिखाता हूं आपको एक चीज। तो क्या ये भी वैलिड है कि अगर मैं ये लिख दूं, इफ ट्रू console.log कुछ भी, जैसे श्रेयस इज अ ब्राइट स्टूडेंट, ठीक है, तो क्या मैं इररिस्पेक्ट, क्या मैं यहाँ ट्रू लिख सकता हूँ? बिकॉज जो भी आप लिख रहे थे अभी तक, राइट, उनमें या तो ट्रू आ रहा था या फॉल्स आ रहा था, तो क्या मैं यहाँ ट्रू लिख सकता हूँ? इज इट अ वैलिड थिंग और नॉट? Yes, sir. इट इज अ वैलिड थिंग, राइट? क्यों? क्योंकि आना तो ट्रू या फॉल्स ही है, वहां कैलकुलेट करके आ रहा है, यहाँ मैंने सीधे लिख दिया। सीधे लिख दिया का क्या मतलब होगा? ये कंडीशन हमेशा एग्जीक्यूट करेगी, बिकॉज ये तो हमेशा ट्रू है ना। आ रही है बात समझ में? पिछली वाली कंडीशंस आपकी डिपेंड कर रही थी ऑन द वेरिएबल्स, ए बी अमाउंट नोट्स जो भी था, उन वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट थी। यहाँ कोई वेरिएबल है? कोई वेरिएबल नहीं है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ट्रू। ट्रू का मतलब है ऑलवेज ट्रू, ट्रू तो हमेशा ही ट्रू है ना, राइट? तो ये तो हमेशा चलेगा, और अगर ये हमेशा चलेगा का मतलब है ये हमेशा प्रिंट होगा। अगर मैं इसका एल्स लिख भी दूं, तो इसका एल्स कभी चलेगा या नहीं चलेगा? ठीक है, कुछ भी लिख दिया मान लीजिए मैंने, अगरम बगरम। आपको अच्छा एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि इसके एल्स के अंदर जो console.log है वो हल्का सा ग्रे है, यहाँ पे ज्यादा ब्राइट है, ये नोटिस कर पा रहे हैं? ये सर। ऐसा पता है क्यों है? देखिए यहाँ पे इसमें टिप में क्या दिखा रहा है, देखिए क्या आ रहा है, अनरीचेबल कोड, रिमूव अनरीचेबल कोड। वो कह रहा है इसको रिमूव कर दो बिकॉज ये कोड अनरीचेबल है। क्यों अनरीचेबल है? क्योंकि इसमें आपने लिख दिया ट्रू, और ट्रू का क्या मतलब है? ये कंडीशन हमेशा चलेगी। बात सही है या नहीं है? है ये ना? सर। ये सर। दिस विल ऑलवेज रन। तो अगर ये हमेशा रन करेगा तो एल्स के अंदर वो कभी जाएगा ही नहीं। तो चाहे ये एल्स लिखा हो या ना लिखा हो, इसका कोई मतलब ही नहीं है, राइट? ये बात समझ में आई सबको? आ रही है बात समझ में सबको? किस कोई ऐसा जिसको ये बात समझ में नहीं आई? ठीक है, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आई, प्लीज आस्क, बाद में चल के मत बोलिएगा कि ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है? और अगर यहीं पे मैं लिख दिया इफ फॉल्स, तो इसका क्या मतलब है? ये कंडीशन कभी एग्जीक्यूट होगी ही नहीं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड। क्योंकि इफ फॉल्स का क्या मतलब हुआ? इसके अंदर ये कभी आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बताना क्या चाह रहा था कि यहाँ पे या तो आप ट्रू लिखते हैं या फॉल्स लिखते हैं, है ना? यहाँ पे या तो ट्रू आएगा या फॉल्स, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे, जो टॉपिक था ट्रूथी वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है? कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? तो देखिए, एक तो होगा ट्रू फॉल्स, पर सिर्फ ट्रू फॉल्स ही नहीं, आपका दुनिया का कोई भी वैल्यू, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, ठीक है, आपकी दुनिया की कोई भी वैल्यू या तो ट्रू की कैटेगरी में फॉल करती है या फॉल्स की कैटेगरी में फॉल करती है, ठीक है? जैसे, तो जो मैं आपको एक लिस्ट बता रहा हूँ वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, वैसे आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, बिकॉज मैं भी कहीं ऑनलाइन से ही देख के बता रहा हूँ, ठीक है? फॉल्सी वैल्यूज सिर्फ इतनी होती हैं। पहली फॉल्सी वैल्यू, फॉल्सी वैल्यूज मैं चार्ट में लिख रहा हूँ। एक्चुअली चार्ट खोलने के लिए ना मुझे स्क्रीन डिसेबल करनी पड़ती है, क्योंकि इस स्क्रीन की वजह से ये ऊपर आ जाता है जो आपको भी दिख रहा होगा, है ना? और इसकी वजह से मैं चार्ट खोल नहीं पाता हूँ। तो फॉल्सी वैल्यूज में देखिए आपकी जो वैल्यूज हैं, जो मुझे याद आ रही हैं अभी, शायद इतनी ही होती हैं। फॉल्स, जीरो, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग, अनडिफाइंड, ये सब पढ़ा है ना हमने, नल और एनएन। एनएन के बारे में मैं बात करूंगा थोड़ी देर में, ठीक है? ये जो वैल्यूज हैं, एनएन का फुल फॉर्म होता है वैसे, नॉट अ नंबर, ठीक है? एनएन के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है? फॉल्स, जीरो, एम्प्टी स्ट्रिंग, अनडिफाइंड, नल और एनएन, ठीक है? इनके अलावा दुनिया में कोई भी वैल्यू आप ले लो, 1 2 3 ए बी सी एक्स वाई जेड, 300 1300 3.83 -1 -2 -3, कोई भी वैल्यूज आप ले लें इन वैल्यूज के अलावा, ठीक है, वो वैल्यूज आपकी ट्रुथी कंसीडर होंगी। ट्रुथी का मतलब क्या है कि वो इफ के अंदर ट्रुथ का काम करेंगी। किसका काम करेंगी? ट्रुथ का काम करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक इफ एल्स लिखता हूँ, सर -0 भी है फॉल्स वैल्यू। -0 भी है फॉल्स वैल्यू, ठीक है? -0 पे इसलिए नहीं जा रहा हूं बिकॉज अभी बहुत लोगों को पता नहीं होगा माइनस वो क्या है। तो console.log else में लगाता हूं मैं, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वैसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है? बस इतना लिख देता है, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है? अब मैं मान लीजिए यहाँ लिखता हूँ जीरो। जीरो क्या है? फॉल्सी वैल्यूज में है या नहीं? चेक करिए फॉल्सी वैल्यूज की लिस्ट, है या नहीं है ना? जीरो किसका काम करेगा बताइए? जीरो फॉल्स का काम करेगा, बिकॉज वो किसका पार्ट है? वो फॉल्सी वैल्यूज का पार्ट है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखिए फॉल्स की ये फॉल्स था ना, अगर ये फॉल्स था तो इफ तो चलेगा नहीं, चलेगा कौन? एल्स चलेगा, है ना? अगर यहीं पे मैंने लिख दिया होता लेट्स से -1 ट्रुथी है या फॉल्सी है बताइए? सर फॉल्स। ट्रुथी है। ठीक है सर, ठीक है। जितनी वैल्यूज मैंने दी उनके अलावा बाकी सब दुनिया की कोई भी वैल्यू, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, ट्रुथी है, ठीक है? अच्छा, आप मतलब देखिए, नेगेटिव वैल्यू फॉल्स नहीं होता है। नहीं, सिर्फ जीरो फॉल्स है नंबर में। जीरो के अलावा -0 भी एक चीज होती है, सिर्फ जीरो और -0 फॉल्स है, बाकी कोई भी नंबर फॉल्स नहीं है, ठीक है? सर अगर श्रेयस वो राइट। नेगेटिव वैल्यू फॉल्स है तो -1 क्यों नहीं सर?
क्या वो नेगेटिव वैल्यू फॉल्स है? मतलब -0 अगर फॉल्स ही देता है तो सर जीरो का -1 प्रूफ देखिए अलग है, जीरो भी तो फॉल्स है, आप ऐसे भी कह सकते हो कि जीरो भी तो पॉजिटिव नंबर है, तो ना जीरो पॉजिटिव है, जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, सिमिलरली -0 भी ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, -0 मैथमेटिक्स में तो कोई टर्म होता ही नहीं है, देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट एज -0, ये ठीक सर है, कंप्यूटर साइंस में होता है, पर -0 को आप जीरो के ही इक्विवेलेंट मानिए, ठीक है, इसलिए वो फॉल्स ही है, ठीक है। तो अब देखिए -1 जब मैंने लिया तो -1 क्या है, ट्रुथ ही है, और ट्रुथ ही के केस में क्या प्रिंट होना चाहिए था, श्रेयस इज अ ब्राइट स्टूडेंट, वही प्रिंट हुआ है ना, करेक्ट, समझ में आया। अब मैं सपोज मैं एक और एग्जांपल लास्ट दिखा देता हूं आपको, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रुथ ही है फॉल्स ही है, बताइए। फॉल्स फॉल्स है, ठीक है। सिमिलरली अब आप पता है बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये क्या है मुझे बताएगा कोई, ये क्या मैंने इसके अंदर लिखा, ये क्या चीज है? तुषार, सर फैजान कर्ली नहीं बोलेंगे, हाँ बाकी कोई भी बोले, प्रियम भी नहीं बोलेंगे, हाँ बताइए निहाल, और उसके अलावा भी कुछ है, ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट नहीं है, मैंने ऑब्जेक्ट्स पढ़ाए थे याद है, भूल गए? ब्लॉक ऑब्जेक्ट, ब्लॉक नहीं, ऑब्जेक्ट्स, डिक्शनरी टाइप, जिसमें मैंने बताया था किसी की अगर इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी हो तो ऐसे करते हैं, नेम क्या है ना, ये क्या है, वो क्या है, इस तरह से करते हैं ना, जैसे नेम दिव्य, की वैल्यू पेयर्स का कलेक्शन बताया था मैंने, है ना, भूल गए सब? यस सर। हाँ सर, पीएम का एग्जांपल दिया था। हाँ प्रियम का ही दिया था, तो ये क्या है, ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें कोई भी की वैल्यू पेयर नहीं है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट ट्रू होता है या फॉल्स होता है, ट्रुथ ही है या फॉल्स ही है? ट्रुथ ही है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स ही है तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्यों नहीं, पर एम्प्टी ऑब्जेक्ट फॉल्स ही नहीं है, ठीक है, ये ट्रुथ ही है, देखिए क्या प्रिंट हो गया, श्रेयस इज अ ब्राइट स्टूडेंट, राइट, दिस प्रूव्स कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट ट्रुथ ही है। अब आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि ऐसा क्यों है ना, एम्प्टी ऑब्जेक्ट ट्रुथ ही क्यों है, तो इसका आंसर जो है, जिन्होंने जावास्क्रिप्ट बनाई है उन्होंने लिया है, मतलब ये बाय डिजाइन है, बाय चॉइस है, ठीक है। ये जैसे होता है ना, कुछ चीजों के रूल्स होते हैं, आप पूछोगे टुमारो में डबल एम ही क्यों आता है, डबल आर क्यों नहीं आता, है ना, तो कुछ चीजें बाय डिजाइन वैसी होती हैं, तो ये बाय डिजाइन ऐसा है, ठीक है। तो ये बस आपको क्या करना है, आपको फॉल्सी वैल्यूज 0.5 भी ट्रुथ ही है, मैंने कहा ना जीरो के अलावा कुछ भी ट्रुथ ही है, इफ 0.5 करके देख लेते हैं, ट्रुथ वाली कंडीशन प्रिंट हो गई ना, 0.5 भी ट्रुथ ही है, जीरो और -0 के अलावा सब ट्रुथ ही है नंबर्स में, राइट। एक और चीज देखें, मॉड्यूलो देखें डाल के, मॉड्यूलो आएगा ही नहीं, बिकॉज मॉड्यूलो ऑपरेटर है, ऑपरेटर को तो ऑपरेंड्स चाहिए, तो वो आएगा ही नहीं। बाकी आप कुछ ए डाल दिया मैंने, कैरेक्टर ए, ट्रुथ ही है। पर अगर मैं सिर्फ ए डालूंगा, कोई बताएगा रिजल्ट क्या आएगा? 3 लोगों के अलावा, प्रियम, फैजान एंड तुषार एंड मंतशा आल्सो, इन 4 लोगों के अलावा कोई बताएगा मुझे रिजल्ट क्या आएगा इस कंडीशन में, एंड नदीम आल्सो, नदीम भी नहीं, ठीक है। इस कंडीशन ट्रुथ ही आएगा या फॉल्स ही आएगा? ट्रूथ है। एरर आएगा। ए जब आपने कहीं डिफाइन ही नहीं किया तो ए को आप एक्सेस कहां से करने की कोशिश कर रहे हो? ए कहीं डिफाइन किया है हमने, डिक्लेरेशन है ए का? नहीं सर। ए यहाँ पे ए कैरेक्टर नहीं है ना, कैरेक्टर होता तो स्ट्रिंग में लिखा, ऐसे लिखा होता, है ना, इस केस में ट्रुथ ही हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जब आपने बिना स्ट्रिंग के लिखा तो आप तो ये कह रहे हो ना कि ये वेरिएबल है, और वेरिएबल का डिक्लेरेशन हुआ ही नहीं। चलिए आपके लिए थोड़ा आसान करते हैं इसको, अब बताइए ट्रुथ ही होगा या फॉल्स ही होगा या एरर होगी? इनके अंदर कोई False डिफाइन होगा नहीं किया था उसने। वैल्यू मैंने असाइन ही नहीं करी, सोचिए मैंने फर्स्ट डे जब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट की थी तब बताया था मैंने कि जब False वैल्यू है। नहीं असाइन होती है तब भी एक वैल्यू असाइन होती है। हाँ बताइए, सर फॉल्स रहेगा ये, फॉल्स false रहेगा, रहेगा। क्यों फॉल्स रहेगा ये बताइए? अनडिफाइंड है ना वैल्यू सर। करेक्ट, जब Undefined। कोई वैल्यू नहीं थी तो वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है, और अनडिफाइंड की ट्रुथ ही वैल्यू फॉल्स है ना, अनडिफाइंड की ट्रुथ ही वैल्यू फॉल्स है, तो कंडीशन हो जाए फॉल्स और प्रिंट होगा आई एम ह्यूमन, चेक करके देख लीजिए, ठीक है। तो ये ट्रुथ एंड फॉल्सी वैल्यूज का कांसेप्ट समझ में आया? आप सोच रहे होंगे ये क्यों बता रहे हैं, ये मैं जितनी चीजें बता रहा हूँ ये आपका फाउंडेशन है, क्योंकि इसमें कोई भी कंफ्यूजन हुआ तो आप लोगों को आगे लूप वगैरह में प्रॉब्लम होगी, बिकॉज लूप में आपको कई बार ऐसा होगा ग्रेटर देन लेस देन देखने को नहीं मिलेगा, या इफ एल्स में भी बहुत बार होगा कि कोई ऑपरेटर नहीं लगा होगा, सिंपली इस तरह की वैल्यूज होंगी। रिएक्ट में तो बहुत ज्यादा होगा ये चीज,
ठीक है, तो ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज समझ में आनी चाहिए। समझ में आ गई सबको ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज? में टाइम देख रहा हूँ, आधा घंटा बचा। समझ में आ गई सबको ट्रूथी फॉल्सी वैल्यूज? कोई कंफ्यूजन? ट्रूथी फॉल्सी वैल्यूज बेसिकली होती हैं कि अगर आप उस चीज को इफ के अंदर डाल दें या कोई कंडीशन बना के डाल दें तो क्या वो ट्रू जनरेट करेगा या वो फॉल्स जनरेट करेगा, बस इतना ही है। बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटी सी चीज है ना? आ रही बात समझ में? चलिए स्टार्ट करें लूप्स, या अभी कोई डाउट्स हैं किसी को? चलिए लूप स्टार्ट करते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे जनरली सबसे पहले फॉर लूप पढ़ाया जाता है, पर मैं स्टार्ट करूंगा व्हाइल लूप से, क्योंकि मुझे लगता है व्हाइल लूप ज्यादा आसान है समझने में। व्हाइल के बाद मैं आपको फॉर बताऊंगा और फिर मैं आपको डू व्हाइल बता दूंगा लास्ट में। तीन ही तरह के लूप्स होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही तीन लूप्स हैं। जावा में भी यही है, सी प्लस प्लस में भी यही है, सी में भी यही है, पाइथन में भी यही है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तीन ही तरह के लूप्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितनी चीजें होती हैं फॉर ऑफ, फॉर इन, इस टाइप से, वो सब फंक्शंस होते हैं। उन्हें लोग लूप समझते हैं पर वो लूप नहीं होते, काम लूप का ही करते हैं पर होते फंक्शंस, ठीक है। तो अभी हम लूप्स पढ़ रहे हैं तो पहले लूप्स देखते हैं। स्टार्ट करते हैं व्हाइल लूप से। तो हमारा आज का टॉपिक है, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, अगर आपको लिखना आप लिख सकते हैं आइट्रेशंस या फिर आइट्रेशन कॉन्स्ट्रक्ट्स, कुछ भी बोल सकते हैं आप। आइट्रेशन का मतलब होता है सेम चीज को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना, है ना। सेम प्रोसेस को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आइट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइट्रेशन। लूप का भी सेम ही मतलब है। जैसे बोलते हैं ना, वी आर प्लेइंग दिस सॉन्ग ऑन लूप, तो लूप का क्या मतलब होता है? बार बार बजाना, है ना। सॉन्ग को हम लूप पे सुन रहे हैं, वी आर प्लेइंग द सॉन्ग ऑन लूप, है ना। तो वो मतलब होता है रिपीटिंग दैट सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो लूप वही काम करता है हमारे लिए। अगर अब आपको मान लीजिए 2 की टेबल प्रिंट करनी हो तो आप कैसे करते हैं? अगर अभी तक आपने लूप नहीं पढ़े तो आप ऐसे करोगे ना, 2 की टेबल प्रिंट करनी है, सिंपलेस्ट केस है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 टाइम्स 1 इक्वल्स टू, या 2 1s आर, ऐसे करके जो भी लिखना आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे। 2 टाइम्स 1 इक्वल टू, ये प्रिंट हो जाएगा, कॉमा 2 इंटू 1, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 2 इंटू 1। इसी तरह से 10 बार प्रिंट करना पड़ेगा। बात सही है या नहीं है? 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, है ना। 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4। अब आप लोग मुझसे एक चीज और पूछेंगे कि भाई ये क्या है और ये क्या है? तो ये हिस्सा जो हम स्ट्रिंग में लिख रहे हैं, ये वो हिस्सा है जो प्रिंट हो जाएगा, और ये वो हिस्सा है जो एक्चुअल कैलकुलेशन है। तो अगर मैं इसको अभी आपको रन करके दिखाऊं तो 2 इंटू 1 2, देन 4, देन 6, देन 8, तो ये आपकी एक्चुअल कैलकुलेशन है, और जो कुछ भी स्ट्रिंग में लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। ये बात सबको पता है ना? इतनी बार मैंने console.log यूज किया है ना, ठीक है। तो 2 इंटू 1, ये वाली चीज देखिए, इक्वल टू एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो गई, और इसके जो रिजल्ट है वो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो या तो आप इसको 10 बार ऐसे लिखो, पर इसकी जरूरत नहीं है, थैंक्स टू द लूप्स या थैंक्स टू द आइट्रेशंस। तो अब हम देखिए लूप करते कैसे हैं। 2 की टेबल, जब मैंने कहा 2 की टेबल, तो आप मुझे एक चीज बताइए कि जो 2 की टेबल है वो कहां से कहां तक चलती है? मंतशा आप बताइए, कहां से कहां तक हम चलती है 2 की टेबल? सर 2 की टेबल इनफाइनाइट या फिर 10 तक? हाँ 10 तक बोल सकते हैं, स्कूल्स में हम 10 तक पढ़ते हैं, जी तो सर। 1 से 10 तक, है ना। 2 1s 2 2s आर 2, मतलब 4, ऐसे करके 2 10, 2 इंटू 10 इक्वल टू 20। तो बेसिकली 10 बार चलाना है हमें, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू रन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉर से शुरू करूं, चलिए फॉर से ही शुरू करता हूं, ठीक है। तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, ऐसे करके चलती है 2 की टेबल। अब हमें यानी कि 10 बार 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, सिमिलरली टिल 10। हमें 10 बार 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो एक तो तरीका वही हो गया हमारा कि हम हर बार वो लिखते हैं console.log पर। एक तरीका और है, और अब वो समझिए कि क्या है, कितनी बार करना है हमें? 10 टाइम्स। तो फॉर लूप, जो पहला तरीके का लूप है वो है आपका फॉर लूप, ठीक है। इसका नाम है फॉर लूप, और ये रन, इसका सिंटैक्स देखिएगा। सिंटैक्स क्या होता है बेसिकली कि व्हाट इज द वे टू राइट समथिंग। जैसे इंग्लिश में स्पेलिंग है कि टुमारो कैसे लिखेंगे, TOMMOROW, ठीक है, टुमारो की स्पेलिंग ये है। तो वैसे ही उसको आप समझ लीजिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सिंटैक्स है, ठीक है। तो सिंटैक्स इसका है फॉर, और फॉर के बाद आप लगाएंगे पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस नेसेसरी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। अब फॉर बेसिकली 3 हिस्सों में तोड़ा जाता है। फर्स्ट प्लेस जो होती है वो होती है इनिशियलाइजेशन की। किस चीज की होती है? इनिशियलाइजेशन की। और इनिशियलाइजेशन किसका? इनिशियलाइजेशन ऑफ द लूपिंग वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? इनिशियलाइजेशन, मैं लिख रहा हूं अभी, इसको रिप्लेस करूंगा, इनिशियलाइजेशन ऑफ द लूपिंग वेरिएबल। लूपिंग वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन। तो वो कैसे कर सकते हैं? वॉर, किसी भी वेरिएबल को हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, चाहे आप यहां डिक्लेयर करें चाहे बाहर डिक्लेयर करें, आपके ऊपर है। पर अभी मैं डिक्लेयर भी यहीं कर रहा हूं, आई का मतलब हो गया यहाँ पे आइट्रेशन, ठीक है। आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, ए बी सी, जैसे ए लिख दिया, बी लिख दिया, श्रेयस भी लिख सकते हो, ये सिंपली वेरिएबल का नाम है, ठीक है। तो फॉर मैंने यहाँ पे आई ले लिया, आई स्टैंड्स फॉर आइट्रेशन, आई इक्वल्स टू 1। 2 की टेबल कहां से चलती है? 1 से चलती है। अगली जो होती है वो होती है कंडीशन। अगला क्या होता है? कंडीशन, यानी कहां तक चलना है। तो कब तक चलना है? अभी मंतशा ने बताया 10 बार चलना है, तो आई का क्या होगा? 10 तक चलेगा। तो क्या मैं ये कंडीशन लिख सकता हूँ, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, है ना। इतनी बार चलना है। समझ में आ रही है बात? फर्स्ट हिस्सा क्या है? फर्स्ट पार्ट है इनिशियलाइजेशन, और सेकंड पार्ट है कंडीशन, यानी कब तक चलना है। और इसका जो थर्ड पार्ट होता है, अभी तीनों चीजें जब मैं साथ में लिख दूंगा ना तब ज्यादा समझ में आएगा आपको। थर्ड पार्ट होता है अपडेशन, कि वेरिएबल खुद को अपडेट कैसे करेगा, आई प्लस प्लस। और इसके बाद आप लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस जिसे हम कहते हैं, है ना। समझ में आया? तो देखिए ये मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं फिर से समझाता हूँ। वेरिएबल इनिशियलाइज किया, वेरिएबल आई इक्वल टू 1, डिक्लेरेशन भी है और इनिशियलाइजेशन भी है, ठीक है। वेरिएबल आई इक्वल टू 1, आप चाहें तो इस वेरिएबल को बाहर डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे? वेरिएबल आई यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और आई इक्वल टू 1 यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज है, एकदम सेम चीज है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक और फॉर्म दिखाऊं इसका,
ये भी कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ मत रखिए, सिंपली खाली छोड़ दीजिए इसको, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना? आई बात समझ में आप लोगों को? वो सेमीकोलन के बाद शुरू होगा ना सर कंडीशन? हाँ, वो जरूरी है, बिकॉज वो बताएगा ना कि इसकी प्लेस खाली है यहाँ पे, ये किस कैसे पता हाँ। चलेगा, ऐसे ही पता चलेगा, है ना? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फिलहाल मैं इसको वहीं शिफ्ट कर देता हूँ क्लैरिटी के लिए, ठीक है? फॉर इक्वल टू 1, क्या हुआ इसको, अच्छा 2 सेमीकोलन, फॉर वेरिएबल आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, ये क्या कह रहा है कि कितनी बार रन करना है इसको, जब तक आई की वैल्यू 10 ना हो जाए और आई प्लस प्लस। अब इसी चीज को मैं बताता हूँ आपको पेंट में एक बार कि एग्जीक्यूट कैसे होता है। पेंट क्यों नहीं कर, ये पेस्ट क्यों नहीं करना मुझे, ये अजीब मुसीबत है, चलिए मैं खुद ही लिख देता हूँ फिर से, फॉर वेरिएबल आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस, ठीक है? यहाँ पे मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है, ठीक है? देखिए ये अब एग्जीक्यूट कैसे करता है, इसके अंदर कुछ एक स्टेटमेंट होंगे, हम कुछ लिखेंगे, कुछ इसके बॉडी के अंदर लिखेंगे, वो बात की बात है। चलिए फॉर अभी के लिए मैं लिख ही देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, कंसोल डॉट लॉग, हम 2 की टेबल प्रिंट करा रहे हैं ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय आई, ठीक है? अभी मैंने सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट दिया है, कंसोल डॉट लॉग 2 इंटू आई। कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, किससे पूछें, मनोज आप बताइए, कंसोल डॉट लॉग क्या करता है? कंसोल लॉग प्रिंट करता है। प्रिंट करता है, प्रिंट स्टेटमेंट है, राइट? ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ इस केस में, होगा क्या, सबसे पहले आपने आई डिक्लेयर किया, आई डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया यहाँ पे, वेरिएबल आई इक्वल टू 1, मतलब आपने ये बोल दिया कि आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 10, कब तक चलना है, जब तक आई 10 ना हो जाए। अब इस कंडीशन को अभी भूल जाइए, अभी के लिए भूल जाइए इस कंडीशन, सॉरी इस अपडेशन को, ये कंडीशन नहीं है, ये तो अपडेशन है ना। आई प्लस प्लस का क्या मतलब हुआ प्रियम? प्रियम नहीं, सर आई प्लस प्लस ये रुक जाइए, प्रियम नहीं, किसी और से पूछना है, जो लोग शांत बैठे हैं थोड़ा उनसे भी पूछ लें। सचिन आप बताइए, आई प्लस प्लस का क्या मतलब हुआ? सचिन नहीं है लग रहा क्लास में, ठीक है, सलमान को पता होगा आई गेस। स्वप्निल आप बताइए। सर आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा एक से। करेक्ट, आई, इसका मतलब यही तो होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आई इक्वल टू आई प्लस 1, ये किसमें बताया था, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर से पढ़ा रहा था मैं आपको, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स वाली कहानी, है ना? तो आई इक्वल टू आई प्लस 1 ही तो है ये, और क्या लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अभी आप इसको भूल जाइए, आई प्लस प्लस वाले हिस्से को अभी आप भूल जाइए। सबसे पहले क्या है, आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, तो पहले इसने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया, वेरिएबल आई इक्वल टू 1, फिर ये कहाँ जाएगा, देखिए एग्जीक्यूशन ऐसे होता है, मैं इसको थोड़ा डिलीट कर दूं, मैंने गंदगी मचा दी थोड़ी, इसका एग्जीक्यूशन ऐसे होता है, सबसे पहले क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन हुआ इस पार्ट में, उसके बाद ये कंडीशन चेक करता है, क्या 1 10 से छोटा है, हाँ है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, जैसे ही इसने चेक किया ये कंडीशन ट्रू है, ये क्या है, इसका रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, है ना? सिमिलर टू इफ कोई भी कंडीशन है उसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में ही आएगा। क्या लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ है, अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओ मतलब इन ब्रैकेट्स के अंदर फंस जाओ, और जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, बाई चांस यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है, उनको एग्जीक्यूट कर दो, तो यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा बताइए, प्रियम आप बताइए इस बार। सर कंसोल डॉट लॉग में सर 2 into 1 आएगा सर। करेक्ट, विच इज 2 ओनली, है ना? और इसके बाद क्या हुआ, ये इस ब्रैकेट पे आया, इस ब्रैकेट बिकॉज और कोई स्टेटमेंट नहीं है, आगे कोई और स्टेटमेंट होता है तो वो भी प्रिंट कर देता, पर है ही नहीं कुछ, ठीक है? इसके बाद कहाँ जाएगा वो, इसके बाद वो जाता है आपकी अपडेशन पार्ट पे, यानी जैसे ये ब्रैकेट मिला वो तुरंत उसको यहाँ फेंकेगा उठा के, आई प्लस प्लस, आई कितना हो जाएगा आप बताइए? 2 सर। 2, करेक्ट, आई की वैल्यू हो गई 2, इज 2 लेस देन इक्वल टू 10, हाँ है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो कंसोल डॉट लॉग 2 इंटू आई, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, फिर से ब्रैकेट आया, ब्रैकेट ने से फिर अपडेशन पे फेंका, कितना हो जाएगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, 2 इंटू 3 प्रिंट होगा 6, और ऐसे कर करके एक टाइम आएगा जब आई की वैल्यू हो जाएगी 10, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, हाँ 10, मतलब एक टाइम इसके बीच में क्या आ जाएगा, 8 आएगा, 10 12 ऐसे कर करके 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, तो 2 इंटू 10 यहाँ पे फिर क्या प्रिंट कर देगा बहुत बाद में 20, और ये फिर इसको उठा के ऊपर फेंकेगा, आई प्लस प्लस 10 के बाद आई की वैल्यू क्या होगी, साहिल आप बताइए? 11 इज 11 लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, जैसे ये कंडीशन होगी फॉल्स, वो तुरंत आपको उठा के इस लूप के बाहर फेंक देगा, अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी इसको हम इस ब्रैकेट्स के अंदर एक चीज का ध्यान रखिएगा, इन ब्रैकेट्स के अंदर ये जो ब्रैकेट है जहां भी कंसोल डॉट लॉग लिखा हुआ है, ठीक है, आप जितने भी स्टेटमेंट्स लिखते हो यहाँ पे, आप जो भी लिखोगे अगरम बगरम, जो भी स्टेटमेंट्स आप लिखते हो, दे आर कॉल्ड द बॉडी ऑफ द लूप, इनको क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ द लूप बोलते हैं, ठीक है? तो इनको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द लूप, राइट? तो बेसिकली ये बॉडी ऑफ द लूप सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होती है जब आपका ये कंडीशन जब तक ट्रू है, तो एक तरह से इसका फ्लो क्या हुआ, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन एक्सप्रेशन, फिर पहली बार बॉडी, अगर कंडीशन ट्रू है तो चल जाएगी, फिर ये इसे उठा के फेंकता है आपका अपडेट एक्सप्रेशन पे, और ये तब तक अपडेट करता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है? अब एक बार इसको चला के देखें, देखिए क्या प्रिंट हो गया, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, है ना 2 की टेबल?
अब आपको 10 स्टेटमेंट्स नहीं लिखने पड़े, एक ही बार लिखना पड़ा, एक ही स्टेटमेंट 10 बार चला। ये पावर है हमारे लूपिंग स्टेटमेंट्स की। आ रही है बात समझ में सबको, है ना? अच्छा, अब एक क्वेश्चन है जिससे पूछूं वही जवाब देगा। मनोज आप बताइए। ठीक है मनोज, यहाँ पे अगर आई में प्रिंट करूंगा तो आई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? क्या सर आई की वैल्यू क्या सर? हाँ, यहाँ पे लाइन नंबर 7 पे क्या प्रिंट होगा? 11 प्रिंट। 100%। मैं यही देखना चाह रहा था कि कोई 10 तो नहीं समझ रहा है। देखिए 10 से जब यहाँ वैल्यू 11 हुई तभी तो ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी, ना कि 10, क्योंकि 10 में तो वो अंदर आया था ना। ये फेल कब हुआ? जब आई 11 हुआ है ना? ये बात समझ में आई? तो अगर मैं अभी प्रिंट भी करके दिखाऊं आपको, तो पहले तो पूरी 2 की टेबल प्रिंट होगी और लास्ट में प्रिंट हुआ 11। 100% करेक्ट। ये है आपका फॉर लूप। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक प्रोग्राम करवाऊं या खुद करके दिखा दूंगा आपको एक और प्रोग्राम? पहले 2 की तो टेबल प्रिंट हो गई, अब 3 और 4 की तो नहीं कराऊंगा, बिकॉज सिमिलरली सारी टेबल्स हो जाएंगी। ठीक है, कोई अच्छा सा प्रोग्राम करवाते हैं आपसे। लूप में वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम्स बनते हैं, अभी मैं नेस्टेड कराना नहीं चाह रहा हूँ। बात ये है, नेस्टेड लूप में मैं कल आऊँगा, कल मैं आपको पूरा नेस्टेड प्रैक्टिस कराऊंगा, और अभी वाइल और डू वाइल में भी नहीं जाऊँगा, वो भी कल ही करूँगा। तो अभी मैं कौन सा प्रोग्राम कराऊँ? प्राइम नंबर चेक का कर पाएंगे आप लोग? ठीक है, लिखिए, ट्राई तो करिए ही कम से कम, नहीं होगा तो फिर मैं 10 मिनट बाद खुद ही कराऊंगा। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम, लिख लीजिए, इस बार मैं नहीं चैट पे भेज रहा हूँ। ठीक है, लिखते रहिए साथ में। राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट, राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। एक बार में हार्ड तो नहीं हो जाएगा ये प्रोग्राम? नॉट श्योर। राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू चेक इफ अ नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट। हार्ड लग रहा है? किसको किसको हार्ड लग रहा है? अनम्यूट करके बोल दीजिए। किसी को हार्ड लग रहा है प्रोग्राम प्राइम नंबर का चेक? लग रहा है सर। चलिए थोड़ा सिंपल ढूंढता हूँ मैं। चलिए ये लिखा रहने दीजिए, मैं कोई सिंपल ढूंढ के बताता हूँ। सोचने दीजिए मुझे कौन सा प्रोग्राम बताऊँ। जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो सारे टफ प्रोग्राम्स आ रहे हैं। सिंपल में एक्चुअली लूप में जो आते हैं ना, वो सिंपल में, चलिए बताता हूँ। अच्छा ठीक है, एक इजी प्रोग्राम करवाते हैं। ठीक है, लिखिए लिखिए क्वेश्चन लिखिए। राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ, टू प्रिंट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 5, all the multiples of 5 from, write a JavaScript program to print all the multiples of 5 between the numbers, write a JavaScript program to print the multiples of 5 between the numbers 1 and 100। 1 से 100 तक के बीच में 5 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो प्रिंट करिए। इसका मतलब क्या हुआ? 5 का पहला मल्टीपल कौन है? 5 खुद है। अगला मल्टीपल कौन है? 10 है। अगला कौन है? 15 है। अगला कौन है? 20 है। इस तरह से आखिरी कौन सा है? आखिरी खुद 100 है। इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स आएंगे ऑब्वियसली, 25, 30, 35, 40, 45, इस तरह से सारे ही आएंगे। लास्ट नंबर आपका 100 है। तो आपको ये लूप की मदद से, डायरेक्टली console.log में ये सारे नंबर्स नहीं लिखने हैं, लूप की मदद से आपको ये चेक करना है कि 1 से 100 के बीच में, ऐसा एज्यूम करिए कि आपको पता ही नहीं है कि 1 डिविजिबल है या नहीं। 1 से 100 के बीच में आपको 5 के सारे मल्टीपल्स प्रिंट कराने हैं, यानी अगर नंबर 5 का मल्टीपल हो तो ही आपको प्रिंट कराना है। चलिए करिए लो। इसको करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, मैं देखता हूँ आप लोग क्या क्या सोचते हैं। ठीक है, आई वांट टू सी द क्रिएटिविटी, आप लोग कितना इफ एल्स भी यूज करना पड़ेगा ना? हाँ, इफ एल्स तो आएगा, डिविजिबिलिटी चेक कैसे करोगे आप? एक तरीका है जिसमें इफ एल्स यूज होगा, एक तरीका है जो बिना इफ एल्स के हो जाएगा। मुझे क्रिएटिविटी देखनी है, किसका कितना दिमाग चल रहा है। ये क्वेश्चन क्रिएटिविटी का है। जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो पता है कितने लोग थे? 30 लोग थे। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स आगे बढ़ रहे हैं, अब क्वेश्चन बचे हैं, अब कितने लोग बचे हैं हमारे पास? 22 ही बचे हैं। चलो भाई, मैंने स्टार्टिंग में इतना समझाया था कि ये क्लासेस स्किप मत करना, बट अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है, 10 बजे के बाद उनको कुछ काम वगैरह, खाना वगैरह भी होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार से कोशिश करूंगा कि 10 से आगे ना जाए क्लास, कभी कभी जा भी सकती है लेकिन। चलिए करिए आप लोग, मैं 5 मिनट देता हूँ, देखते हैं कितने लोग लिख पाते हैं। 10 मिनट ले लीजिए। चलिए अभी मैं इसमें हेल्प नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे आपकी क्रिएटिविटी देखनी है कि आप सोच कितना पा रहे हो। मैं कोई जज नहीं कर रहा हूँ आपको, आप ये मत सोचिएगा मैं जज कर रहा हूँ। मैं देखना चाह रहा हूँ स्टार्टिंग में किसका कितना लॉजिक अभी तक डेवलप हुआ है, तो वो चीज़ मुझे पता चलेगी उससे। मैं लूप वाली एक आपको हाँ सिंटेक्स भेज दे रहा हूँ, जिससे आपको ये करने में आसानी हो जाए। अरे बहुत मस्त, मनाश ने बहुत अच्छा काम किया है, नाइस। अरे गजब, प्रियम का भी हो गया, नाइस। ये देख के ना मन खुश हो जाता है, नाइस। खुश फैजान, डिलीट करो डिलीट करो। फैजान, ये दूसरी बार हुआ है आज। सब भेज रहे थे अपना अपना, हैं अपने अपना सर सब भेज रहे थे कोड में, इसलिए डाल दिया था। यहाँ पे होने के बहुत ज्यादा के बाद पूछना था आएगा फॉर टुमारो करा दूंगा एक बार।
है ना, इतनी हेल्प मैं कर सकता हूँ, बट क्लास विल बी फ्रॉम 7 PM। किसी को कोई दिक्कत इन 7 PM? ठीक है, तो 7 to 7:30 पुराना आज वाला प्रोग्राम डिस्कस कर लेंगे और डाउट्स वगैरह भी देख लेंगे, और फिर 7:30 से नया कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग एंड गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू। गुड नाइट। मेरे क्वेश्चन क्वेश्चन कल पूछ लीजिएगा, ठीक है, कल याद से पूछ लीजिएगा, कल मैं स्टार्टिंग